झाओ हाई हल्के से हंसे। मिस लॉरा बहुत गंभीर है। बाद में मुझे यंग लेडी से बहुत मदद की जरूरत होगी। झाओ हाई के ऐसा कहने के बाद सियल, जो पहले कमरे से बाहर चला गया था, एक बड़ा बक्सा लेकर वापस आया। ये बक्सा लगभग 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा और लगभग 13 सेंटीमीटर मोटा था। इसके अलावा सियल ने बॉक्स को सावधानी से संभाला, जैसे कि वह एक नवजात शिशु को पकड़ रहा हो। झाओ हाई ने उत्सुकता से सियल की ओर देखा, फिर अपना सिर लॉरा की ओर घुमाया और पूछा, मिस लॉरा, यह क्या है? लॉरा मुस्कुराई। ये वह उपहार है जो मैंने श्रीमान के लिए तैयार किया है। सरल ने बक्सा धीरे से मेज पर रखा और धीरे से ढक्कन खोल दिया। झाओ हाई ने बॉक्स में देखा और देखा कि उसके अंदर कुछ घास थी। घास पर 5 बहुत बड़े अंडे रखे हुए थे और प्रत्येक अंडा लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि प्रत्येक अंडे का रंग अलग अलग था। उनका रंग पीला, नीला, लाल, हरा, चार और बैंगनी था। झाओ हाई हैरान हो गया जब उसने अंडों की जांच की, जबकि ग्रीन ने चौंकते हुए कहा, गुनी फैंटम रंग के अंडे। गॉकिंग, झाओ हाई ने पूछा, गुनी फैंटम रंग के अंडे? वह क्या है? ग्रीन ने 5 अंडों को देखा और समझाया, पुण्य फैंटम विशेष जादुई जानवर हैं और महाद्वीप पर बहुत दुर्लभ हैं। इस प्रकार के जादुई जानवर के पास अपना कोई आक्रमण कौशल नहीं होता है। हालांकि इसमें एक बहुत ही असामान्य क्षमता है। इनका उपयोग सहायक के रूप में किया जा सकता है। जब तक मनुष्य को सद्गुनी प्रेत का अंडा प्राप्त होता है, एक बार जब वे फूट जाते हैं, तो वे धीरे धीरे सद्गुनी प्रेत के साथ एक अनुबंध बना सकते हैं। इस प्रकार आप एक सद्गुनी प्रेत का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने मालिक को लड़ाई में सहायता करने के लिए जादुई तत्वों को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। एक वयस्क सदाचारी भ्रम एक हथियार, हेलमेट या कवच के टुकड़े में भी बदल सकता है। इसीलिए महाद्वीप पर जैविक जादुई कर्मचारी 5 या जीवित कवच 6 के रूप में जाना जाता है। झाओ हाई अचंभे में था। उसने सोचा नहीं था कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा, और वह चमकती आंखों से अंडों को देखने से खुद को नहीं रोक सका। दूसरी ओर लॉरा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ग्रीन को सद्गुनी कल्पनाओं के बारे में इतना कुछ पता था। जो कोई भी सद्गुनी कल्पनाओं के बारे में इतना कुछ जानता है, वह निश्चित रूप से कोई औसत व्यक्ति नहीं होगा। निम्न श्रेणी के योद्धाओं और जादूगरों को इन जानवरों के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि ग्रीन को इसके बारे में इतना कुछ पता होगा, जिससे उसे और अधिक उत्सुकता हुई कि ग्रीन की वास्तविक पहचान क्या थी। ग्रीन ने अंडों की सावधानीपूर्वक जांच की, आभरी और कहा, मुझे यकीन है कि ये वर्चुअस फैंटम रंग के अंडे हैं। वे अन्य जादुई जानवरों के अंडों से भिन्न हैं क्योंकि पुण्य फैंटम के अंडों में उनके रंग के साथ एक जन्मजात विशेषता जुड़ी होती है। ये अंडे पृथ्वी तत्व, बिजली तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व के होने चाहिए, जो सभी बहुत दुर्लभ हैं। अकेले इन अंडों की कुल कीमत 50,000 से अधिक सोने के सिक्कों के बराबर होगी। संभवतः उनके पास वास्तविक बाजार मूल्य भी नहीं होगा। झाओ हाई हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि ये अंडे अप्रत्याशित रूप से इतने कीमती होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि बक्सों को संभालते समय सियल इतनी सावधानी बरत रहा था। यदि ये अंडे क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि वे 50,000 सोने के सिक्के फेंक रहे थे। झाओ हाई ने धीरे से बॉक्स को ढक दिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। लॉरा ने झाओ हाई की शक्ल को देखा और उसका दिल खुद को जकड़ने से नहीं रोक सका। इस अवधि के भीतर उसे उपहार प्राप्त करने के प्रति झाओ हाई के रवैये की एक निश्चित समझ थी। चूंकि यह उपहार कुछ महंगा था, इसलिए झाओ हाई को यह मिलना जरूरी नहीं था। अगर उसने ऐसा किया भी, तो उसे डर था कि वह भी उसे एक उपहार लौटाना चाहेगा। झाओ हाई की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस तोहफे से संतुष्ट थे और पहले से ही सोच रहे थे कि बदले में क्या तोहफा दिया जाए। यदि वह बदले में कोई उपहार देना चाहता है, तो यह एक और पुण्य फैंटम रंग का अंडा नहीं होगा। 7 लॉरा ने झाओ हाई को परेशान करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह झाओ हाई के स्वभाव को समझ गई थी। वह जानती थी कि यदि झाओ हाई उपहार प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो वह उसे मना नहीं पाएगी, इसलिए झाओ हाई शायद इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ देर बाद झाओ हाई की सांसें थम गईं। उसने अपनी आंखें खोली और लॉरा की ओर देखा। मिस लॉरा, आपका उपहार वास्तव में बहुत महंगा है। मैं इसे लेना नहीं चाहता, लेकिन यह उपहार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे लूंगा। झाओ हाई ने जो कहा उसे सुनकर लॉरा का चेहरा खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराया। उसे डर था कि झाओ हाई को उपहार नहीं मिलेगा, लेकिन खुशी थी कि उसे ऐसा मिला और उसने झट से कहा, यह मिस्टर के लिए तैयार किया गया उपहार है, इसलिए कृपया बहुत विनम्र न बने। झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया, मुस्कुराया और कहा, मैंने मिस लॉरा से इतना महंगा उपहार स्वीकार किया है, इसलिए अगर मैं यंग लेडी को कुछ भी वापस नहीं देता, तो यह उचित नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मिस लॉरा एक शूरवीर है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जिसकी एक शूरवीर को आवश्यकता होती है। ये कहने के बाद वह मुस्कुराया और ग्रीन को पता था कि झाओ हाई क्या देना चाहता था। ग्रीन ने झट से कहा, मास्टर। झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया। ये सब ठीक है, मिस लॉरा पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा वह एक ऐसी इंसान है जो चीजों की गंभीरता को जानती है। हम भाग्यशाली हैं कि मिस लॉरा हमारी मदद कर रही हैं, इसलिए बदले में उन्हें कुछ देना सामान्य बात है। लॉरा वास्तव में ये देखकर हैरान थी कि वे कैसे अभिनय कर रहे थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि झाओ हाई बदले में उसे क्या दे सकता है, शायद उसके द्वारा दिए गए वर्चुअस फैंटम रंग के अंडों के बराबर मूल्यवान कुछ। अपना हाथ लहराते हुए झाओ हाई ने ग्रीन को मैजिक पीच आर्ट कोड सौंपने के लिए कहा और फिर उसे लॉरा के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, ये छोटी सी चीज मैं मिस लॉरा को दे रहा हूँ। लॉरा ने छोटी सी चीज को हैरानी से देखा। ध्यान से देखने के बाद भी वह इसके बारे में कुछ अलग पता नहीं लगा सकी। अंत में उसने भ्रमित होकर झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई हंसे। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग लेडी को इस बात के बारे में पता नहीं है। ये चीज कुछ ऐसी है जो मैंने प्राप्त की है और संभवतः एक प्राचीन जादुई उत्पाद 9 है। तुम्हें सच बताने के लिए यंग लेडी, इसका कार्य मुख्य रूप से एक पालतू आभूषण के रूप में है। लॉरा अभी भी हैरान होकर अपने हाथ में मौजूद वस्तु को देख रही थी। बुदबुदाया पालतू सुअर। वह अभी भी गहनों के बारे में नहीं, बल्कि सद्गुनी कल्पनाओं के बारे में सोच रही थी। इस प्रकार उसने सोचा कि यह एक सुअर है। 10 झाओ हाई ये देखकर मुस्कुराए कि लॉरा की अभिव्यक्ति सही नहीं थी, फिर कहा, यह एक पालतू आभूषण है, पालतू सुअर नहीं। ये चीज मिस लॉरा को एक जादुई पालतू जानवर प्राप्त करने में मदद कर सकती है, चाहे वह कोई भी पद हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। जब तक मिस लॉरा चाहे, आप इस छोटी सी चीज का उपयोग करके उन पर लगाम लगा सकते हैं। विधि बहुत सरल है, बस मिस लॉरा के खून की एक बूंद पेट ज्वेल पर रखें, फिर मैजिक बीस्ट से खून की एक बूंद इकट्ठा करें और इसे पेट ज्वेल पर भी रखें। मिस पेट ज्वेल का सामान्य रूप से भी उपयोग कर सकती हैं। जब युद्ध में आपके द्वारा वश में किया गया जादुई पालतू जानवर युवा महिला के दिमाग से जुड़ा होगा और आप आसानी से उन्हें आदेश दे सकते हैं।
इसके अलावा भले ही वे गंभीर रूप से घायल हों, जब तक कि वे मर न जाएं और जब तक मैजिक पेट समय पर गहना को छू लेता है, मैजिक पेट अपने आप ठीक हो सकता है। लॉरा जम गई। एक जादुई पालतू जानवर एक ऐसा अस्तित्व था जो एक सद्गुनी प्रेत से कहीं अधिक कीमती था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि सद्गुनी प्रेत बहुत सुविधाजनक थे क्योंकि वे कवच और हथियारों में बदल सकते थे, बदले में उन्हें कुछ प्रकार की उपभोग्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती थी। ये सिर्फ एक सामान्य बात नहीं होगी, बल्कि योद्धाओं की लड़ाई की हुई या जादूगर की जादुई शक्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सद्गुनी कल्पनाओं को हथियार में बदलते समय उतार चढ़ाव होता रहा, जो बहुत अच्छा नहीं था। हथियार बहुत निम्न दर्जे का होगा, भले ही इसे बारीकी से बनाया गया हो और किसी श्रेष्ठ योद्धा द्वारा चलाया गया हो। इसका एकमात्र लाभ यह था कि कोई जादुई तत्वों को जमा कर सकता था, जिससे वे हथियार को जादुई हथियार में बदल सकते थे। हालांकि जादुई जानवर अलग थे। जादुई जानवरों के पास उच्च पद और शक्तिशाली ताकत थी। यदि कोई जादुई पालतू जानवर बनने के लिए एक बड़ा ड्रैगन प्राप्त कर सके, तो ये दुनिया में बेजोड़ होने के लगभग बराबर होगा। इसके अलावा ये मैजिक पिचकोर जादुई जानवर की चोटों को ठीक कर सकती है और मालिक और जादुई पालतू जानवर के दिमाग को भी आपस में जोड़ सकती है। एक शूरवीर होने के संबंध में इस चीज के लिए 5 सद्गुनी फैंटम या यहाँ तक कि 10 का व्यापार करने में कोई झिझक नहीं होगी। लॉरा ने मैजिक पिचकोर को खाली ढंग से पकड़ रखा था। वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक आड़ू का बीज था। इसके अलावा इसे एक प्राचीन जादुई उत्पाद माना जा रहा था। महाद्वीप पर ऐसे प्राचीन जादुई उत्पादों की संख्या बहुत कम थी और देवता भी इनकी इच्छा रखते थे। यही कारण था कि लॉरा को आसानी से विश्वास हो गया कि यह एक प्राचीन जादुई उत्पाद था। ग्रीन, जो झाओ हाई के पास था, हंसना चाहता था। उन्होंने नहीं सोचा था कि झाओ हाई कहेंगे कि यह एक प्राचीन जादुई उत्पाद था। ग्रीन मन ही मन हंसे और सोचा कि झाओ हाई वास्तव में प्रतिभाशाली है। किसी को भी संदेह नहीं होगा कि यह चीज अप्रत्याशित रूप से एक पौधे के अंदर से आई है। 11 कुछ समय बाद लॉरा ने एक विस्मयकारी अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि उसने मैजिक पिचकोर के बजाय कुछ दुर्लभ चीज पकड़ रखी हो। उसकी आंखें उदास थीं क्योंकि उसने धीरे से वह चीज मेज पर रखी और अंत में झाओ हाई से कहा, यह मिस्टर के लिए बहुत अनुचित है। यह उपहार बहुत महंगा है और 5 वर्चुअस फैंटम रंगीन अंडों से भी अधिक कीमती है। इस प्रकार मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए। मिस लॉरा बहुत विनम्र हैं। कृपया इसे स्वीकार करें क्योंकि यह चीज आपके लिए अधिक उपयोगी होगी। हालांकि यह मत सोचिए कि यह इतनी अच्छी बात है। इसका उपयोग करते समय सावधान रहें, अन्यथा यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। लॉरा मूर्ख नहीं थी और तुरंत समझ गई। जैसा कि झाओ हाई ने कहा था, अगर उसने इसका सावधानी से उपयोग नहीं किया तो यह चीज एक अभिशाप बन जाएगी। झाओ हाई ने लॉरा की शक्ल को देखा, मुस्कुराया और कहा, मिस लॉरा के लिए ये चीज बहुत उपयोगी होगी। हालांकि ये जिस खतरे का प्रतिनिधित्व करता है वह बहुत बड़ा है। यदि मिस लॉरा इसे प्राप्त नहीं करना चाहती तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। लॉरा ने मेज पर मैजिक पिचकोर को देखा, फिर झाओ हाई को देखा और अपने दांत भींच लिए। अंत में उसने मैजिक पिचकोर लेने का फैसला किया और ध्यान से उसे अपना लिया। फिर उसने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, लॉरा को मिस्टर झाओ हाई से माफी मांगनी होगी। झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया और कहा, मिस लॉरा बहुत विनम्र हैं। यह एक बराबर का आदान प्रदान था, इस प्रकार आपको मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है। लॉरा फूट फूट कर मुस्कुराई। वह उसका कुछ भी ऋणी कैसे नहीं हो सकती। हालांकि 5 सदाचारी फैंटम रंग के अंडे कीमती थे, लेकिन उनकी तुलना महाद्वीप के अद्वितीय प्राचीन जादुई उत्पादों से नहीं की जा सकती थी। यह अंतर केवल कुछ सड़कों के फासले जितना सरल नहीं था। झाओ हाई ने दृढ़ता से लॉरा से कहा, मिस लॉरा, मुझे उम्मीद है कि आप किसी को यह नहीं बताएंगी कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आपको ये पेट ज्वेल दिया है। ठीक है। लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर, निश्चिंत रहें कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर एक दिन कुछ लोग इस पेट ज्वेल की वजह से मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करते हैं, तो मैं मिस्टर से मुझे बचाने के लिए कहता हूं। झाओ हाई ने लॉरा को देखकर मुस्कुराया और हंसने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे पता था कि लॉरा एक चुटकुला सुना रही थी। लॉरा के बारे में हर कोई जानता था। उसके साथ केवल उसके रिश्ते को ही न देखें, वहां क्वीन जॉन भी था, जो कोई औसत व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वह माँ के डेल कबीले की थी। महाद्वीप पर उसके विरुद्ध कदम उठाने का साहस करने वाले लोगों की संख्या केवल कुछ ही होगी। लॉरा अपनी गाड़ी में बैठी अपने पास मौजूद मैजिक पिचकोर की सावधानीपूर्वक जांच कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह कहां से आया है। ये चीज बिल्कुल लोहे की एक गोल गेंद की तरह दिखती थी जिसके शीर्ष पर एक बिंदु होता था। नियर ने भी छोटी गेंद को ध्यान से देखा। सच कहूं तो भले ही वह जानती थी कि झाओ हाई उन्हें धोखा नहीं देगा, नियर यह विश्वास करने में सक्षम नहीं थी कि महाद्वीप पर ऐसा कुछ होगा। कुछ समय बाद लॉरा ने मैजिक पिचकोर को हटा दिया। उसने एक सांस ली, मुस्कुराई और नियर की ओर देखा। क्या गलत? क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? नियर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बात होगी। युवा महिला, अंत में आप क्या सोचती हैं कि मिस्टर की पहचान क्या है? वह प्राचीन जादुई उत्पाद कैसे सौंप सकता है? लॉरा मुस्कुराई। मैं वास्तव में मिस्टर की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता और मैंने महाद्वीप पर मिस्टर जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। श्रीमान जैसे व्यक्ति को पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध होना चाहिए था, सिवाय इसके कि ऐसे किसी व्यक्ति की कभी कोई खबर नहीं आई। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? नियर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, यंग लेडी? लॉरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूं, लेकिन मिस्टर के शरीर में बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। मैं अब ये पता नहीं लगाना चाहता कि वे क्या हैं, क्योंकि यह श्रीमान के लिए अपमानजनक होगा। वैसे भी श्रीमान अब हमारे सहयोगी हैं। जब तक हम मामलों को अच्छी तरह से संभालते हैं, मिस्टर द्वारा उत्पादित वस्तुएं हमारी हिगनबाना फर्म द्वारा पूरे परसेल डची में बेची जाएंगी। ये काफी होना चाहिए। इससे नियर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह लॉरा की ओर मुड़ी और बोली, यंग लेडी, अब जब हमारे स्टोर की शाखाएं पूरे परसेल डची में खुल गई हैं, तो क्या हमारा कबीला अब भी हमारे खिलाफ परेशानी की आशंका रखेगा? नियर लॉरा की नौकरानी थी। नतीजतन जब युवा महिला शादी करती है तो वह दहेज का हिस्सा होगी। इसीलिए नियर लॉरा के भविष्य को लेकर इतना चिंतित था। निस्संदेह कोई अपवाद होगा, यानी अगर नियर की शादी लॉरा से पहले होती तो नियर को दहेज का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं होती। हालांकि नियर की स्थिति थोड़ी दुर्लभ थी। उसे किसी मालिक ने नहीं बेचा था और वह वास्तव में कबीले के भीतर पैदा हुई एक नौकरानी थी। एक कुलीन कुल की युवा महिला के लिए नौकरानी का होना एक आश्वासन होगा। वे इस नौकरानी को अपनी सहायिका भी बना सकते थे। ऐसे में वे उसे आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? लॉरा ने नियर की ओर देखा और मुस्कुराई। मेरे मूर्ख नियर, तुम्हें लगता है कि चीजें इतनी सरल हैं?
हमारी वर्तमान स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन कबीले के उन लोगों की नज़र में हम अभी भी कुछ भी नहीं हैं। मैं जो कह सकता हूँ वह ये है कि हमारे पास उनके साथ बातचीत करने के लिए अधिक सौदेबाजी के साधन हैं। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि परसेल कबीले के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, भले ही वे हमारे खिलाफ कदम उठाना चाहें, उन्हें हमारे स्टेशन को हिला देने के लिए एक कारण की आवश्यकता होगी। नियर ने राहत महसूस की और कहा, यह अच्छा है। युवा महिला, आप मिस्टर झाओ हाई पर विचार क्यों नहीं करती, क्योंकि मिस्टर के पास इतने अच्छे कौशल हैं। वह अच्छे दिल के साथ अच्छे स्वभाव का भी है, इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य में वह निश्चित रूप से युवा महिला के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। लौरा ने मुस्कुराते हुए नियर की ओर देखा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम छोटी लड़की, क्या तुम मिस्टर को पसंद कर रही हो? तो क्या आपको लगता है कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए? नियर शर्मा गया। ऐसा नहीं है, मैं गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात नहीं करूंगा। लौरा ने हंसते हुए नियर से कहा, छोटी लड़की, चीजें वास्तव में इतनी सरल नहीं हैं। मिस्टर की ताकत बहुत बड़ी है और उनके हाथों में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। फिर भी हमें अभी भी उसका असली रंग देखने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिस्टर बहुत शक्तिशाली दुश्मनों में से एक है। अगर वे इतनी ताकतवर ताकत के खिलाफ हैं तो मुझे डर है कि मिस्टर के दुश्मन भी इतने आसान नहीं होंगे। अगर मैंने सच में मिस्टर से शादी की तो मुझे डर है कि हम वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं उससे भी अधिक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नियर ने एक क्षण तक घूर कर देखा, फिर वह मुस्कुराए और लौरा की ओर देखा। तो युवा महिला मिस्टर झाओ हाई से शादी करना चाहती है? ही, युवा महिला हमेशा कहती थी कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। लोगों को धोखा दे रहे हो। लौरा ने नियर की ओर शून्य दृष्टि से देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा था। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि नियर ने हाल ही में ऐसी चीजों के बारे में बहुत अधिक बात की थी। तभी उसके मन में ऐसे विचार आए। तारांकन, झाओ हाई के पास लौरा के बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह क्या सोच रही होगी। सच कहूं तो आजकल वह थोड़ा चिंतित था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक बफी 1 महीने से अधिक समय से कैरियन दलदल में प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह अब तक बाहर नहीं आया था। इसके अलावा खाने पीने की भी दिक्कत थी। इस प्रकार झाओ हाई वास्तव में स्पष्ट नहीं था कि बफी दलदल के अंदर कैसे रहेगा। याद रखें कि वहां सभी पौधे जहरीले थे। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि बफी इस महीने कैसे बच गया। क्या वह खाने पीने में सक्षम था? उसने रैंक 9 के बारे में कुछ भी नहीं सुना था जो बिना खाए जीवित रह सकता हो। हालांकि झाओ हाई ने अब फोर्ट आयरन माउंटेन के आसपास की भूमि को सुधारना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल 700,000 वर्ग मीटर से कम का ही प्रबंधन कर पाया, जो अभी भी बहुत अधिक था। याद रखें कि किले में बहुत सारे लोग नहीं थे, इस प्रकार बहुत सारी जमीन थी जिसे वे प्रबंधित नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से झाओ हाई ने बहुत सारे छोटे आकार के जंगली जानवर पाले थे, जिनका उपयोग दास तब करते थे जब वे कुछ सामान्य सब्जियां लगाने में व्यस्त होते थे। इस प्रकार वे उतने थके हुए नहीं थे। झाओ हाई ने छोटे आकार के जंगली जानवरों को लाशों में नहीं बदला था। हालांकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि लाशें बहुत अधिक उपयोगी थीं, झाओ हाई एक वास्तविक काला जादूगर नहीं था, इसलिए वह अभी भी जीवित चीजों को प्राथमिकता देता था। जब लौरा ने स्टोनी माउंटेन छोड़ा, झाओ हाई ने तुरंत जादुई बीजों के कई बैग ले लिए और उन्हें अंतरिक्ष में रख दिया। ग्रीन ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया क्योंकि वह ये भी जानना चाहता था कि क्या इस बार अंतरिक्ष अपने स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम होगा। जैसे ही उन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, उन्हें अंतरिक्ष से एक बीप और एक स्वर सुनाई दिया जिसमें कहा गया था, पौधे के बीज की खोज की, बीजों की रिकॉर्डिंग, सब्जी के बीज भिन्न प्रकार, बीज मूल्यांकन है, स्तर 15 पौधा, बीज निकालना, बीजों का डिजिटलीकरण करना, बीज अब स्पेटियल शॉप से खरीदे जा सकते हैं। पौधे के बीज की खोज की, बीजों की रिकॉर्डिंग, सब्जी के बीज भिन्न प्रकार, बीज मूल्यांकन है, स्तर 15 पौधा, बीज निकालना, बीजों का डिजिटलीकरण करना, बीज अब स्पेटियल शॉप से खरीदे जा सकते हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लगातार 5 संकेतों के बाद थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष में बीप हुई और दूसरे स्वर में संकेत दिया गया। नए संयंत्रों की खोज के कारण स्पेस अपग्रेड आवश्यकताओं तक पहुंच गया है और स्तर 11 पर अपग्रेड हो गया है। नई भूमि जिसे अब पुनः प्राप्त किया जा सकता है वह है 10 म्यू। आवश्यकताएं 3000 सोने के सिक्के। स्तर और सोने के सिक्के की आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। क्या आप इस भूमि को तुरंत पुनः प्राप्त करना चाहते हैं? झाओ हाई इस स्तर तक बढ़ने का इंतजार कर रहा था और उसके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। इस बार जिस भूमि को पुनः प्राप्त किया जा सकता था वह लगभग 10 म्यू थी। इस प्रकार उन्होंने संकोच नहीं किया और कहा, तुरंत पुनः प्राप्त करें। एक सफेद रोशनी चमकी और अंतरिक्ष में 10 म्यू भूमि दिखाई दी। ग्रीन ने 10 म्यू भूमि को देखा और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। ये 10 म्यू जमीन कोई छोटी मात्रा नहीं थी। झाओ हाई ने उम्मीद नहीं की थी कि लेवल 10 पास करने के बाद वह 10 म्यू भूमि पुनः प्राप्त कर सकेगा। ये बड़ा आश्चर्य था। झाओ हाई ने भूमि की म्यू को देखा और ग्रीन की ओर मुड़ते हुए कहा, दादाजी ग्रीन, मैं नई भूमि पर जादुई सब्जियां लगाना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई को सुनने के बाद ग्रीन ठीक हो गया। उसने जमीन की नई जमीन को देखा, फिर झाओ हाई की पकड़ में सब्जियों के बीजों को देखा। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस प्रकार की जादुई सब्जियों के लिए उनका उत्पादन करने के बाद हम एक हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें अपनी खाद्य आपूर्ति में जोड़ सकते हैं। तब हम कुछ बचा सकते हैं जब तक कि हमारे पास पर्याप्त बड़ी रकम न हो जाए, इससे पहले कि मिस लौरा उन्हें बेचने में हमारी मदद करें ताकि हम इससे कुछ आय प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस उन्नयन से हमें 10 म्यू भूमि मिलेगी। ऐसा लगता है कि हमें यथाशीघ्र अंतरिक्ष को और उन्नत करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने अपने दिमाग का उपयोग करके अंतरिक्ष पर नियंत्रण कर लिया। स्वचालित रूप से भूमि पर खेती की गई और इन 5 सब्जियों को लगाया गया। उन्होंने प्रत्येक किस्म को 2 म्यू से अधिक लगाया। बहुत पहले वे सभी लगाए गए थे। इन 10 म्यू भूमि को रोपने के बाद झाओ हाई ने वर्चुअस फैंटम रंग के अंडे निकाले जो अभी भी बक्से के अंदर थे और खेत में चले गए। अब खेत में नीली आंखों वाले खरगोश और अंतरिक्ष में हवा की तलाश में कई घोड़े पाले गए हैं। झाओ हाई ने जानबूझकर इन घोड़ों को अंतरिक्ष में रखा था। जब वे यात्रा कर रहे थे तो वे जल्दी जल्दी चलने के लिए मरे हुओं का उपयोग करते थे। हालांकि यदि वे कासा शहर जा रहे थे तो वे शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने तक केवल मरे हुए लोगों पर ही बैठ सकते थे। बाद में उन्हें अंदर चलना होगा, जो सुविधाजनक नहीं था। इसके अलावा स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट्स के लिए हालांकि उनमें सुधार किया गया था, फिर भी वे बहुत धीमे थे। शहर के भीतर यात्रा करने के लिए एक सुविधाजनक साधन प्राप्त करने के लिए झाओ हाई ने इन घोड़ों को पाला था।
हालांकि एलियन की गति हवा की तलाश करने वाले घोड़ों की तुलना में तेज थी और उनसे कहीं अधिक खींच सकती थी। झाओ हाई ने फिर भी घोड़ों का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि अगर एलियन खींचता तो इससे बहुत अधिक शोर होता जिससे तूफान उठने की संभावना होती। इसके अलावा झाओ हाई ने ईमानदारी से लौरा की गाड़ी के डिजाइन से ईर्ष्या की। पहले वह केवल इसे देख सकता था, अब हालांकि वह अमीर था और लौरा की तरह ही गाड़ी बना सकता था। भले ही यह समान न हो, फिर भी बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। झाओ हाई और ग्रीन के खेत में प्रवेश करने और वर्चुअस फैंटम रंग के अंडों का डिब्बा लाने के बाद स्पेस ने बीप की और उच्च स्वर में कहा, नए जानवरों की खोज की। जैव रासायनिक युद्ध जानवर जीवित रहने के लिए शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। युद्ध में मनुष्यों की सहायता कर सकता है और उनकी कमियों को दूर करने में उनकी सहायता कर सकता है। केवल शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और इसे उन्नत नहीं किया जा सकता। इन कमियों को सुधारने के लिए जैव रासायनिक जानवर उन्नत करने के लिए कौशल के किसी भी रूप को ठीक से अवशोषित कर सकता है। जानवरों को निकालना, जानवरों का डिजिटलीकरण करना, जानवरों को अब स्पेटियल शॉप से खरीदा जा सकता है। इसके तुरंत बाद एक और बीप बजी और एक स्वर ने संकेत दिया। नए जानवरों की खोज के कारण रंच लेवल 3 में अपग्रेड हो गया है। अब ये 100 और जानवरों को पालतू बना सकता है। फिर कोई और आवाजें नहीं थी। झाओ हाई बहुत खुश थे। वह तुरंत 5 अंडों को खेत के अंडे सेने वाले क्षेत्र में ले गया। जल्द ही अंडे एक के बाद एक फूटते गए। फिर एक छोटी सी चीज फूट पड़ी। जैसे ही झाओ हाई ने ये चीजें देखी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला कि ये 5 छोटी चीजें 5 छोटी मुर्गियों की तरह दिखती थीं। ये 5 अलग अलग रंग के चूजे थे। झाओ हाई ने 5 लड़कियों को शून्य भाव से देखा। वह बुदबुदाया, ये मुर्गियां कैसे हो सकती हैं? क्या किसी ने चूजे को चिकन वर्चुअस फैंटम बनने के लिए पकड़ा था? जैसा कि झाओ हाई ने कहा, ग्रीन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने झाओ हाई से कहा, मास्टर, ये मुर्गियां नहीं हैं, बल्कि ईगल क्लास वर्चुअस फैंटम हैं। वे मुर्गियों की तुलना में बहुत अधिक क्रूर हैं। हालांकि वे जादुई जानवरों जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे कवच और हथियारों में बदल सकते हैं। इसके अलावा वे उड़ भी सकते हैं। चूंकि वे अपने स्वामी के साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए उनका उपयोग हवाई स्काउट के रूप में किया जा सकता है। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि इस बार लौरा का उपहार ईगल वर्चुअस फैंटम होगा। ये ईगल सदाचारी फैंटम वास्तव में दुर्लभ हैं। झाओ हाई ने यह नहीं सोचा था कि ये 5 चिकन सदाचारी फैंटम वास्तव में ईगल सदाचारी फैंटम थे। वह मुड़ा और ग्रीन की ओर देखते हुए पूछा, दादाजी ग्रीन, क्या आप निश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? ग्रीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मैं गलत नहीं हो सकता। वे वास्तव में ईगल वर्चुअस फैंटम वर्ग के हैं। चिकन वर्चुअस फैंटम जैसी कोई चीज नहीं है। इसके अलावा आकाश में उड़ने में सक्षम लोगों के संदर्भ में केवल ईगल वर्चुअस फैंटम क्लास ही है। वर्तमान में 5 चूजे इधर उधर दौड़ रहे थे और घास पर चोंच मार रहे थे, इधर उधर छटपटा रहे थे। वे काफी स्वस्थ लग रहे थे। ग्रीन ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये सही नहीं है। सद्गुनी फैंटम केवल उन्हीं चीजों को खा सकते हैं जिनमें मजबूत जादुई तत्व होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग कैसे हैं? झाओ हाई हंसे, यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष ने कुछ नहीं कहा। ओह ठीक है, उनमें सुधार किया गया था। मैं मानता हूं कि इसका यही मतलब है। ग्रीन ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। ऐसा ही प्रतीत होता है। ये बहुत बढ़िया है। हमारे अपने कई सद्गुनी फैंटमों के साथ हम इन और भी अधिक सद्गुनी फैंटमों को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। झाओ हाई फिर मुस्कुराया, सही, हालांकि हम बहुत अधिक पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। हमारे पास पालने के लिए नीली आंखों वाले खरगोश भी हैं। हमें पहले तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि सुरंग में खेत पूरी तरह से अपने नीली आंखों वाले खरगोश पैदा न कर लें। फिर हम अंतरिक्ष में अन्य चीजें जुटा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ग्रीन ने सिर हिलाया और वह और झाओ हाई दोनों स्पेटियल विला के अंदर लौट आए और बैठ गए। झाओ हाई ने ग्रीन की ओर रुख किया और कहा, दादाजी ग्रीन, बफी के बाहर आने के बाद मैं कैरियन दलदल का पता लगाने के लिए तैयार हूं। किसी भी स्थिति में हमें वैसे भी कैरियन दलदल के खतरे का समाधान करना चाहिए। ग्रीन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मास्टर, मुझे डर है कि कैरियन दलदल के खतरे को हल करना इतना आसान नहीं होगा। कई वर्षों तक बहुत सारे मजबूत विशेषज्ञ अंदर गए थे, लेकिन केवल कुछ ही जीवित बाहर आ पाए हैं। हालांकि मास्टर के पास जगह है, फिर भी इसे हल करना असंभव हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा इरादा कैरियन दलदल के खतरे से पूरी तरह निपटने का नहीं है। मैं समय समय पर होने वाले जादुई जानवरों के दंगों के आगे झुकना नहीं चाहता। इसके अलावा जब बफी बाहर आता है, जब तक हम उसे खत्म कर देते हैं तब तक हम अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इससे हमें कैरियन दलदल में गहराई तक जाने में मदद मिलेगी। ग्रीन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। अच्छी बात है, यदि हम कैरियन दलदल के खतरे को हल नहीं कर सकते हैं तो हम ब्लैक वेस्ट के भीतर कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ग्रीन अब अंतरिक्ष को लेकर बहुत अधिक आश्वस्त थे। उनका मानना था कि कैरियन दलदल के अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिससे उन्हें डरना चाहिए। जब तक अंतरिक्ष था, झाओ हाई की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। यही मुख्य कारण था कि झाओ हाई ने पहले जो प्रस्ताव दिया था वह उस पर सहमत हो गया था। मेरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहां बहुत सारे पौधे होंगे जो महाद्वीप के भीतर उपलब्ध नहीं हैं। अगर ऐसा है तो मास्टर स्पेस को तेजी से अपग्रेड करने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, हाँ, इस बार नशे में बहुत सारी चीजें एकत्र की थीं। मेरा मानना है कि जब वे अंतरिक्ष में वापस आएंगे तो इसे उन्नत किया जाएगा। जब ऐसा होगा तो भूमि का क्षेत्रफल और भी अधिक हो जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया और विला की खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब तक अंतरिक्ष के अंदर की जमीन बड़ी होती जाएगी, हमें बहुत अधिक पूंजी हासिल होगी। जब वह समय आए तो हमें धमकाने के बारे में सोचना भी मत। झाओ हाई ने बस सिर हिलाया। फिर वह एक पल के लिए ठिठक गया और हरे रंग की ओर मुड़ गया। दादाजी ग्रीन, ड्रंक ने अभी अभी एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि बफी दलदल से बाहर आ रहा है। वह भी बुरी तरह घायल दिख रहा है। ग्रीन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर तुरंत झाओ हाई की ओर मुड़ा। तुरंत नशे में पूछो कि बफी कितना घायल है। ब्लैक वेस्ट से यहाँ पहुंचने में उन्हें कई दिन लग सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और तुरंत नशे में पूछा। ग्रीन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, नशे में बताया गया कि चोटें हल्की नहीं लग रही हैं और जाहिर है वह जितनी तेजी से उड़ सकता था उतनी तेजी से उड़ रहा था। उसे 2 दिनों के भीतर दलदल से बाहर आ जाना चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, समय काफी है, हम उसे पहाड़ों में ही रोकेंगे। मास्टर, कृपया सद्गुनी कल्पनाओं पर एक नजर डालें और देखें कि क्या वे कुछ ही दिनों में परिपक्व हो सकती हैं। ये सद्गुनी कल्पनाएं निश्चित रूप से हमारी सहायता करने में सक्षम होंगी। भले ही बफी उड़ सके, हमें डरने की जरूरत नहीं होगी।
झाओ हाई ने सिर हिलाया। वह थोड़ा स्थानांतरित हो गया और अब खेत में था। उन्होंने सदाचारी कल्पनाओं की जांच की। ये सदाचारी फैंटम स्तर 10 के जानवर थे जिनकी परिपक्वता अवधि 15 घंटे थी। वे हर 8 घंटे में एक अंडा दे सकते हैं और अधिकतम 5 बार अंडे दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 दिनों के भीतर वे पर्याप्त प्रजनन कर सकते हैं। तब लगभग 100 सद्गुणी कल्पनाएं निकाली जा सकीं। इस प्रकार युद्ध से पहले इन सद्गुणी कल्पनाओं के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करना कोई समस्या नहीं होगी। अंतरिक्ष जानवरों का एक प्रजनन चक्र होता था। माना भले ही वे परिपक्व हो जाएंगे, फिर भी उन्हें वास्तव में परिपक्व होने और गोदाम के अंदर रखे जाने से पहले पूर्व निर्धारित अंतरिक्ष स्पॉनिंग समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यदि वे निर्दिष्ट परिपक्वता समय तक नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें गोदाम के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। बेशक इस नियम का एक अपवाद था। नवजात जानवरों को छूट दी गई थी क्योंकि उन्हें आय के स्रोत के रूप में सीधे गोदाम में रखा जा सकता था। इस परिणाम को देखकर झाओ हाई को आश्वासन दिया गया कि 100 ईगल वर्चुअस फैंटम एक घायल रैंक 9 विशेषज्ञ को स्वर्ग से गिराने में सक्षम होंगे। झाओ हाई द्वारा ग्रीन को नतीजे बताने के बाद ग्रीन बहुत खुश हुए। वे तुरंत फोर्ट आयरन माउंटेन चले गए और बफी से निपटने के लिए तैयार हो गए। एहतियात के तौर पर ग्रीन कासा सिटी गए और कई मजबूत धनुष खरीदे। हालांकि रैंक 9 विशेषज्ञ उड़ सकते थे, लेकिन वे बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते थे। एक मजबूत धनुष के साथ उन पर सीधे गोली चलाई जा सकती थी। हालांकि महाद्वीप के लोग रैंक 9 विशेषज्ञ को मारने के लिए धनुष और तीर का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि यह मृत्यु की इच्छा के समान होगा। इस बीच झाओ हाई ने स्टोनी माउंटेन से कुछ जादुई जानवरों को याद किया और उन्हें ब्लैक वेस्ट के भीतर सतर्क कर दिया। चूंकि इस बार वे एक रैंक 9 विशेषज्ञ के साथ काम करेंगे, भले ही वह एक घायल रैंक 9 विशेषज्ञ था, एक रैंक 9 अभी भी एक रैंक 9 ही था। उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। 2 दिन तेजी से बीत गए और झाओ हाई के स्पेस में सैकड़ों परिपक्व ईगल वर्चुअस फैंटम थे। बड़े होने के बाद उनकी शक्ल, जो बचपन में चूजे की तरह थी, अब बिल्कुल अलग थी। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे झाओ हाई ने पहले सुनहरे ईगल्स के बारे में सुना था। बड़े होने पर वर्चुअस फैंटम के खुले पंखों का फैलाव लगभग 5 मीटर लंबा होगा और उनका शरीर लगभग 2 मीटर लंबा होगा। उनके पास स्टील के हुक जैसा मुंह और कच्चे लोहे के पंजे थे। सुंदर आंखों के साथ उनकी धीमी और गहरी कर्कश चीख थी जिसके पीछे एक असामान्य भेदन शक्ति और एक जबरदस्त शक्ति थी। झाओ हाई ईगल वर्चुअस फैंटम्स जो खा रहे थे उससे बहुत आश्चर्यचकित थे। जब वे बड़े हुए तो वे अब घास नहीं खाते थे, बल्कि नीली आंखों वाले खरगोश खाते थे। जब भी अंतरिक्ष में कोई खरगोश पैदा होता था तो वे नीली आंखों वाले खरगोश को खा जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वे स्विच अप का एक अजीब खेल खेल रहे थे। झाओ हाई वास्तव में समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष से पूछा। हालांकि उन्हें जो उत्तर मिला वह ये था कि उनका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अंत में इस बारे में पूछताछ नहीं की जा सकी कि किस वजह से झाओ हाई उदास था। वैसे भी अंतरिक्ष में नीली आंखों वाले खरगोशों की संख्या वास्तव में कम नहीं हुई, भले ही उन्हें ईगल वर्चुअस फैंटम ने खा लिया हो। इन ईगल्स ने भी मजबूत आक्रामकता बनाए रखी, जो बहुत अच्छी थी। झाओ हाई ने इन परिपक्व ईगल वर्चुअस फैंटम को अंतरिक्ष से बाहर जाने दिया था क्योंकि उसे डर था कि ये परिपक्व ईगल किसी काम के नहीं होंगे। हालांकि परिणाम बहुत अच्छे थे। ये सदाचारी प्रेत बहुत आज्ञाकारी थे, तब भी जब वे अंतरिक्ष से बाहर थे। जब उन्हें हमला करने के लिए कहा जाता था तो वे हमला करते थे और समूह बनाकर भी ऐसा करते थे। जैसा कि झाओ हाई ने इन विशेषताओं को प्रबंधित किया था, उसने इन सदाचारी फैंटमों को एक गठन हमले के साथ चलाया था। ग्रीन परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। भले ही इन पुण्यात्माओं की ताकत बहुत मजबूत थी, उनके पास न केवल ताकत थी बल्कि उनका कद भी बड़ा था। सामान्य ईगल वर्चुअस फैंटम की तुलना में वे बड़े थे। ये सुधार शायद स्पेस की वजह से हुआ। ग्रीन ने अनुमान लगाया कि इन सदाचारी फैंटमों की लड़ने की ताकत रैंक 6 विशेषज्ञ के बराबर होगी। जब वे हवा में लड़ते थे तो वे और भी मजबूत हो जाते थे क्योंकि आखिरकार वे उड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। झाओ हाई ने न केवल फोर्ट आयरन माउंटेन की किलेबंदी की थी, बल्कि कम से कम समय में बफी को खोजने के लिए दलदल की परिधि में बहुत सारे मरे हुए लोगों को भी भेजा था। हालांकि झाओ हाई को आश्चर्य हुआ, उन्होंने 2 दिन बाद बफी को नहीं देखा। झाओ हाई ने तुरंत कैरियन दलदल के अंदर मरे हुए लोगों को उसकी तलाश करने का आदेश भेजा। आखिरकार उन्हें बफी एक छोटे से द्वीप पर मिला। बफी घायल हो गया। ये जानकर कि बफी घायल हो गया था, झाओ हाई को राहत महसूस हुई। उसने तुरंत मरे हुए लोगों को दलदल में प्रवेश करने और बफी पर हमला करने का आदेश दिया। बफी गंभीर रूप से घायल लग रहा था और अप्रत्याशित रूप से उसने कोई विरोध नहीं किया। वह भी अभी दलदल से बाहर निकला। झाओ हाई कैरियन दलदल के भीतर की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका क्योंकि वहां 7 रंग का धुआं छाया हुआ था, इसलिए उसने स्थिति के बारे में बताने के लिए मरे हुए को दलदल में भेजा। झाओ हाई और ग्रीन अब आयरन फोर्ट माउंटेन में खड़े थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दलदल को ढकने वाले 7 रंगों वाले धुएं की ओर देखा। ग्रीन ने अपनी स्पिरिट विंड तलवार निकाल ली, जबकि मेरिन, जो उनके बगल में खड़ी थी, ने अपनी जादुई छड़ी पकड़ रखी थी। मेग ने सीलबंद मैजिक आयरन टॉम को बाहर निकाला, जबकि वुडहेड और स्टोनहेड के पास एक मजबूत धनुष था। झाओ हाई ने भी अपनी भूत छड़ी निकाली और पत्थर के दिग्गजों को बुलाया, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। बेशक झाओ हाई उन सभी में सबसे व्यस्त था क्योंकि वह वर्तमान में 10 पत्थर के दिग्गजों को बुलाते हुए 100 ईगल वर्चुअस फैंटम को बाहर निकाल रहा था। ये पत्थर के दिग्गज हमला करने के लिए आकाश में चट्टानें फेंकने के लिए तैयार थे। बफी ने झाओ हाई और बाकियों को निराश नहीं होने दिया क्योंकि उन्हें दलदल को ढकने वाले 7 रंगीन धुंध के अंदर उतार चढ़ाव देखने के लिए केवल आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तभी एक मानव सदृश दलदल से बाहर निकला। झाओ हाई को डर था कि बफी वापस दलदल में जा सकता है। दलदल की कम दृश्यता के कारण यह उससे लड़ने के लिए उपयुक्त जगह नहीं होगी। इसलिए जैसे ही बफी दलदल से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक बफी फोर्ट आयरन माउंटेन के पास नहीं था, इससे पहले कि उसने अचानक हमले का आदेश दिया। सबसे पहले आगे बढ़ने वाले वे ईगल वर्चुअस फैंटम थे। 100 चील, 50 उसके सामने, अन्य 50 बफी के दलदल की ओर भागने के रास्ते को सील कर रहे हैं। झाओ हाई के आदेश के साथ आकाश चील की कर्कश चीख से भर गया। फिर ईगल्स की 2 टीमों ने अर्धचंद्राकार संरचना बनाई जो आगे की ओर उन्हीं और बफी की ओर बढ़ी। बफी ने जाहिर तौर पर नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति होगी। उसकी आकृति हिली, फिर जमीन पर गिर पड़ी। ग्रीन चिल्लाया, शुरू करो। उसने अपनी स्पिरिट विंड तलवार उठाई और बफी की ओर दौड़ा। बफी ने ग्रीन को देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। ग्रीन की ओर देखते समय उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी और उसने कहा, तो ये तुम हो, और आप वास्तव में ठीक हो गए। तो फिर चलिए देखते हैं। चूंकि पिछली बार मैंने तुम्हें भागने दिया था, इस बार हम देखेंगे कि तुम कैसे भाग सकते हो।
फिर उसने अपने हाथ लहराए और ग्रीन की ओर कई विंड ब्लेडेज फेंके। हालांकि उसी समय पत्थर के दिग्गजों द्वारा बफी की ओर कुछ पत्थर फेंके गए। स्वाभाविक रूप से बफी को पता था कि यह वर्तमान स्थिति क्या थी। उसने धीमी आवाज में कई मंत्र पढ़े और हवा के तत्वों का एक झोंका पागलों की तरह उसके चारों ओर उड़ने लगा। उसका रूप हवा में नाचते हुए एक पत्ते की तरह था जो बेतरतीब ढंग से इधर-उधर घूम रहा था। प्रत्येक जादूगर के पास लड़ने का अपना तरीका था। उदाहरण के लिए, एक पृथ्वी तत्व जादूगर अक्सर उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जादू से उनके शरीर को मजबूत करता है। अपने पृथ्वी तत्व जादू की सुरक्षा के कारण इन जादूगरों के पास अन्य सभी जादूगरों की तुलना में सबसे मजबूत सुरक्षा थी। इसके विपरीत उनकी आक्रमण गति काफी धीमी थी। जल तत्व जादूगरों के पास अपनी स्वयं की ढाल घूमने वाली चाल थी। जल प्रणाली में कौशल और क्षमताओं की कमी नहीं थी और उनके उपयोग में आक्रामक और विविधता भी थी। बाद में यह पाया गया कि जल जादू रक्षक को घुमाया जा सकता है, जिससे जादू ढाल की रक्षात्मक शक्ति बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने जल प्रणाली मैजिक गार्ड विकसित किया जब तक कि इसमें भंवर के समान घूर्णी शक्ति नहीं थी। अग्नि तत्व के जादूगर आमतौर पर हमले पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि अग्नि तत्व में अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक विनाशकारी शक्ति होती है। जादू के अन्य 4 तत्वों में से एक पवन तत्व जादूगर को सबसे हल्का माना जा सकता है। एक लड़ाई में पवन तत्व के जादूगर अपने शरीर को बहुत हल्का बनाने के लिए अपने पवन जादू का उपयोग करते थे, जिससे उनके लिए हमलों से बचना आसान हो जाता था। एक जादूगर के लड़ने के तरीके का उनके जादुई गुण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता था। ठीक वैसे ही जैसे महाद्वीप के पहले और प्रसिद्ध देवता स्तर के जादूगुरु जोहान ने एक बार कहा था, जादूगरों को प्रत्येक मंत्र का अध्ययन करने के लिए जीवन भर की आवश्यकता होगी। ये जोहान आपका औसत व्यक्ति नहीं था, वह 1000 साल पहले महाद्वीप पर पहला जादुई प्रतिभा वाला व्यक्ति था। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी, इसके विपरीत उनकी प्रतिभा काफी खराब थी। बच्चे 12 साल की उम्र में जादू सीखना शुरू कर सकते हैं और कुछ तो 10 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं। हालांकि जोहान ने 16 साल की उम्र में ध्यान करना सीखना शुरू कर दिया था, फिर भी ऐसे व्यक्ति को जादुई शिक्षक कहा जाता था। उनके पूरे जीवन काल में उनके कुल 120 शिष्य थे। ये 120 शिष्य बिना किसी अपवाद के सभी विशेषज्ञ बन गए। उनमें से 100 रैंक 8 के विशेषज्ञ बन गए, जबकि अन्य 20 रैंक 9 के देवता बन गए। ऐसी शिक्षण क्षमता अभूतपूर्व थी। बाद में ठीक इसी वजह से जोहान पूरे महाद्वीप में जादू शिक्षक के रूप में पहचाना जाने लगा। तभी से उनकी बातों का गंभीरता से अध्ययन किया जाने लगा। इसके कारण उनके वे शब्द जिनमें कहा गया था कि एक जादूगर को जादू का अध्ययन करने के लिए जीवन भर की आवश्यकता होगी, उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावत बन गई। ऐसा उनके उन शिष्यों के कारण हुआ। उस वाक्यांश के कारण ही उन्हें ऐसे परिणाम मिले थे। बफी स्वयं एक पवन जादूगर था। इस तरीके से दुश्मन का विरोध करना पूरी तरह गलत नहीं था। हालांकि उन्होंने अपना विचार बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। बफी कौन था? वह 9वीं रैंक का विशेषज्ञ था, एक देवता की उपस्थिति वाला व्यक्ति था। यह महाद्वीप पर एक शीर्ष अस्तित्व था। इसके अलावा जब वह उसी रैंक के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ता था, तो क्या वह उसी शैली का उपयोग करता था जिसका उपयोग वायु तत्व जादूगर लड़ने के लिए करता था? यह असंभव है। रैंक 9 विशेषज्ञ की उपस्थिति की अपनी विनाशकारी शक्ति पहले से ही थी। कुछ पत्थर के दानवों के हमलों से बचने के लिए क्या वह युद्ध के अपने सामान्य पवन तत्व जादूगर के रूप का उपयोग करेगा? यदि वह ऐसा दूसरों से कहे तो उनमें से कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए उनका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वह गंभीर रूप से घायल थे और अच्छी स्थिति में नहीं थे। चूंकि वह रैंक 9 जादूगर के रूप में अपनी ताकत का पूरा उपयोग भी नहीं कर सका, इसलिए उसे लड़ाई के इस तरीके का उपयोग करना पड़ा। ये दृश्य देखकर ग्रीन ने खुद को शांत किया और विंड ब्लेडेज से बच गए। अचानक एक वाटर ड्रैगन प्रकट हुआ और उसने कई विंड ब्लेडेज पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ विंड ब्लेडेज और वाटर ड्रैगन दोनों गायब हो गए। इसके साथ ही धनुष से 2 शक्तिशाली तीर सीधे बफी की ओर मारे गए। साथ ही 5 मीटर की विशाल हल्की तलवार भी आसमान से सीधे नीचे गिरी और बफी के सिर की ओर कट गई। मेग और वुडहेड ने उसका पीछा किया और उस पर हमला किया। बफी 9वीं रैंक का विशेषज्ञ था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। वह चला गया और कई पत्थरों से बच गया और अपना हाथ लहराया, जिससे उसके सिर पर हल्के हरे रंग की ढाल दिखाई देने लगी। इस ढाल ने उसकी पीठ की रक्षा नहीं की, बल्कि नीचे गिर रही हल्की तलवार को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने 2 विंड ब्लेडेज डाले। स्टोनहेड और वुडहेड के तीर अपने निशान से चूक गए क्योंकि चक्रवात के कारण वे उसके किनारों से होकर गुजर गए। इस चक्रवात ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और धूल को आकाश में उछाल दिया, जिससे वह छिप गया। इस बार मेरिन ने धीमी आवाज में कई मंत्र पढ़े और कई जल ड्रैगन चक्रवात के बाहर दिखाई दिए। वे चक्रवात के चारों ओर लिपटे हुए लोहे की जंजीरों की तरह लग रहे थे। लगभग उसी समय धरती के कई टुकड़े जमीन से आसमान की ओर बढ़े, सीधे बफी के पैर की ओर जा रहे थे। इस बार झाओ हाई ने ही हमला किया था। घोस्ट केन अब 3 अलग अलग जादुई तत्वों अर्थात प्रकाश प्रणाली, अंधेरे प्रणाली का उपयोग कर सकता है और पृथ्वी प्रणाली। झाओ हाई के पास युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था, इस प्रकार वह केवल एक तरफ रहकर समर्थन के रूप में कार्य कर सकता था। बफी भी रैंक 9 विशेषज्ञ होने के योग्य थे। भले ही वह घायल था और इस समय कई लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी वह सहज दिख रहा था और परेशान नहीं दिख रहा था। हालांकि वह वास्तव में दौड़ना चाहता था, लेकिन दौड़ नहीं सका। उसे ईगल वर्चुअस फैंटम्स द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था। यदि कोई इन ईगल वर्चुअस फैंटम की तुलना सामान्य वर्चुअस फैंटम से करता है, तो इनमें लड़ने की क्षमता अधिक थी। जबकि सामान्य सदाचारी फैंटम अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनकी युद्ध क्षमताएं कम थी, इन ईगल सदाचारी फैंटम के मामले में ऐसा नहीं था। ईगल सदाचारी फैंटम को अंतरिक्ष द्वारा रूपांतरित किए जाने के बाद उन्हें महाद्वीप के सदाचारी फैंटम के समान भी नहीं माना जा सकता था। अंतरिक्ष ने उन्हें जैव रासायनिक जानवर तक कहा था। फिल्मों और टेलीविजन के कारण पृथ्वी पर लोग आमतौर पर जैव रसायन शब्द सुनते ही किसी मृत या किसी जहरीली चीज के बारे में सोचते हैं और ऐसा ही सोचते हैं। हालांकि कोई भी जैविक चीज जैव रसायन के अंतर्गत आएगी। ये कहा जा सकता है कि मानव जैविक अनुसंधान का मुख्य अध्ययन करता था। कुछ लोग अपने उपयोग के लिए जीव विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे। दूसरी ओर कभी कभी वे ऐसी कोई चीज भी लेकर आते थे जिसका उपयोग हत्या के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता था। जैव रासायनिक जानवर हमेशा से ही लोगों का सपना रहा है कि वे उनका निर्माण करना पसंद करेंगे। एक प्रकार का मजबूत लड़ाकू जानवर जो लोगों को लड़ने में मदद करने में सक्षम था। इसके अलावा ये जानवर खुद को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न जीनों को भी अवशोषित कर सकता है। अंतरिक्ष ऐसे परिवर्तन कर सकता है। एक बार रखे जाने पर जानवरों और पौधों, साथ ही महाद्वीप के सद्गुणी प्रेतों को अनुकूलित किया जा सकता है। जैव रासायनिक जानवर बनाने के लिए ये चीजें करना संभव होगा, लेकिन कुछ कमियां थीं।
फिर भी अंतरिक्ष की क्षमता में सुधार के साथ ईगल वर्चुअस फैंटम पहले से ही बहुत मजबूत हो गए थे। बफी को अब बेहतर समझ हो गई थी। उसने सोचा था कि पिछली बार जब उसने ग्रीन को घायल किया था तो ग्रीन का ठीक होना असंभव होगा। यदि वह चोटों से उबर भी गया तो भी वह अधिक से अधिक छठी रैंक का विशेषज्ञ होगा, जो एक आशावादी दृष्टिकोण था। हालांकि आज उसने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। न केवल ग्रीन की चोट ठीक हो गई बल्कि उसकी ताकत भी पूरी तरह से बहाल हो गई। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ग्रीन मेरिन के साथ था जिसने किनारे पर उसकी मदद की। दशकों पुराने इस जोड़े में स्वाभाविक रूप से त्रुटिहीन समन्वय होगा। झाओ हाई को शामिल करना, जो समय समय पर बेरहमी से हमला करता था और यह सब बफी को असहनीय महसूस कराता था। जैसा कि झाओ हाई ने अनुमान लगाया था, बफी वास्तव में घायल हो गया था। इस बार वह जल्दी से बाहर भाग गया था और कैरियन दलदल से काफी डर गया था। हालांकि वह जल्दी ही बाहर भाग गया, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस चोट के कारण वह अस्थायी रूप से दब गया था और लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सका। ये ठीक इसी कारण से था कि जब वह मरे हुए लोगों से मिला तो झाओ हाई ने कैरियन दलदल के भीतर हमला करने का आदेश दिया था। उसने उन्हें शामिल नहीं किया और इसके बजाय सीधे दलदल से बाहर भाग गया। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि दलदल से बाहर आने पर ग्रीन उसे रोकने के लिए वहां पहुंच जाएगा। अब जब वह निकलना चाहता था तो यह मुश्किल लग रहा था। जैसे ही बफी ने हमला किया, उसने पीछे हटने का रास्ता सोचने की कोशिश की। पूरी ईमानदारी से कहें तो झाओ हाई वास्तव में इस लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं कर सका। हालांकि वह जादू का उपयोग कर सकता था, फिर भी जादू के बारे में उसकी समझ बहुत कम थी। वह नहीं जानता था कि किस प्रकार के जादू का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा। अधिकांश समय तो वह केवल सहारे की ही भूमिका निभा पाता था। हालांकि झाओ हाई तैयार था। भले ही जादुई प्रयोग का उनका ज्ञान बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उनके पास अंतरिक्ष था। हालांकि अंतरिक्ष में अधिक आक्रमण शक्ति नहीं थी और वह लड़ाई में अधिक मदद नहीं कर सकता था, फिर भी इसमें दो क्षमताएं थीं। एक फ्लाई स्वेटर फंक्शन था और दूसरा कैप्चर फंक्शन था। कैप्चर फंक्शन का उपयोग मूल रूप से उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष में जानवरों को पकड़ने के लिए किया गया था। हालांकि चूंकि जानवरों के लिए जगह में पहले से ही बहुत सुधार किया गया था, इसलिए बड़ी संख्या में जानवरों को पहले ही पाला जा चुका था। झाओ हाई के लिए अब उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष के भीतर जानवरों को स्थानांतरित करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करना असंभव था, क्योंकि वह ऐसा केवल एक विचार के साथ कर सकता था। हालांकि इस फंक्शन को अभी भी सक्रिय रखा गया था और इसका उपयोग अंतरिक्ष के बाहर भी किया जा सकता था। इसका उपयोग लोगों को पकड़ने और अंतरिक्ष के बाहर जानवरों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। हालांकि झाओ हाई ने पहले इस फंक्शन का उपयोग नहीं किया था। फिर भी उनका मानना था कि इस फंक्शन का उपयोग करना आसान होना चाहिए। ये तब था जब इसकी तुलना फ्लाई स्वेटर से की गई थी, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन थे। इसी विचार के कारण झाओ हाई पूरी तरह से युद्ध में नहीं उतर सके। वह बफी को देखने में बहुत सावधानी बरत रहा था। आवश्यकता पड़ने पर वह निर्दयी हो जाएगा। ग्रीन और अन्य लोग बफी के साथ 1 घंटे से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे उसे हरा नहीं सके। इससे उन्हें समझ में आया कि रैंक 9 विशेषज्ञ के रूप में बफी के पास किस प्रकार की ताकत थी। बफी अपनी ताकत दिखाने और साबित करने में इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम था। हालांकि झाओ हाई ने देखा था कि बफी का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया था। शुरुआत में वह शांत थे, बाद में वह अब कुछ हद तक पीला पड़ गया था और समय समय पर लाल हो जाता था। झाओ हाई का लक्ष्य बफी की चोटों पर हमला करना था, यही कारण है कि वह उस पर इतना ध्यान दे रहा था। अंत में उसे डर था कि बफी कहीं बाहर न चला जाए। जैसा कि झाओ हाई ने अनुमान लगाया था, इतनी लंबी लड़ाई के बाद बफी को पता चला था कि अगर ग्रीन और अन्य लोगों के साथ लड़ाई जारी रही तो उसकी चोटें वास्तव में गंभीर हो जाएंगी। आखिरकार इस डर से कि ऐसा हो सकता है, उसने एक हताशापूर्ण कार्य तैयार किया। 100 से अधिक विंड ब्लेडेज की श्रृंखला बनाने के बाद ग्रीन को अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बफी ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अपना हाथ लहराया, जिससे उसके सामने एक बड़ा बवंडर आ गया। यह एक बहुत तेज बवंडर था जो बहुत सारी धूल और गंदगी अपने साथ बहा ले गया। इसका प्रभाव हवा में उड़े कुछ पत्थरों पर भी पड़ा, जिससे यह और अधिक खतरनाक हो गया। बवंडर के पीछे से बफी की आवाज आई, पागल पवन बवंडर, मार डालो। वह बवंडर सीधे ग्रीन की ओर घूम गया। जबकि ग्रीन इस जादुई जादू से निपट रहा था, बफी ने एक त्वरित चाल बनाई और कैरियन दलदल की ओर दौड़ पड़ा। जब झाओ हाई ने बफी को इतना व्यापक जादुई जादू छोड़ते देखा तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अंतरिक्ष में प्रवेश करके इसे टाल दिया। उन्होंने तुरंत स्क्रीन खोलकर बाहर युद्ध के मैदान की स्थिति देखी। जाहिर है, लाल बिंदु उसके पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि वह अकेला हरा बिंदु बफी का प्रतिनिधित्व करता था। बफी ने युद्ध के मैदान में जो जादू दिखाया उसने सारा ध्यान खींच लिया, इसलिए उसे पहचानना कठिन था। हालांकि ये पर्याप्त था। झाओ हाई ये पता लगाने में कामयाब रहे कि बफी कैरियन दलदल में वापस जाने की योजना बना रहा था। वह बफी का इरादा समझ गया। बफी को भागने और दलदल में फिर से प्रवेश करने की इजाजत देने से उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, भले ही उनके पास जगह हो और वे जहरीले कोहरे से डरते न हो। झाओ हाई के हाथ ने हरे बिंदु की ओर इशारा किया और उन्होंने कैप्चर फंक्शन लॉन्च किया। वह तुरंत अंतरिक्ष से बाहर चला गया। ये देखना चाहता था कि कैप्चर फंक्शन सफल होगा या नहीं। अंतरिक्ष छोड़ने पर आकाश में एक बड़ा हाथ दिखाई दिया। ये बड़ा हाथ सफेद था, चमचमाता सफेद, जो सीधे बफी की ओर बढ़ता था। ये बड़ा हाथ बहुत तेज था और बफी बड़े हाथ से बच नहीं सका, भले ही वह धीमा नहीं था। जैसे ही वह बफी को पकड़ने वाला था, बड़ा हाथ अचानक खुल गया और बफी उसकी हथेली में फंस गया। बफी को अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था, इससे पहले कि उसे अचानक पकड़ लिया गया। उसने भागने की जल्दी की। हालांकि इसी समय आकाश में एक बड़ा फ्लाई स्वेटर दिखाई दिया, जो बफी के सिर को निशाना बना रहा था। ये फ्लाई स्वेटर तेज था और हर कोई केवल धुंधली गति देख सकता था, इससे पहले कि फ्लाई स्वेटर ने बफी के सिर पर कुल 20 बार पटक दिया। बफी सीधे जमीन पर गिर गया। हालांकि ये स्पष्ट था कि बफी की ताकत झाओ हाई की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, क्योंकि वह मरा नहीं था। इस समय एक हल्की तलवार अंतरिक्ष से उड़कर बफी की गर्दन को पार कर गई और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। बफी के मरने के बाद विशाल बवंडर गायब हो गया। ग्रीन तेजी से बफी की ओर भागा और नीचे उसकी लाश को देखा। थोड़ी देर सांस लेते हुए ग्रीन ने कहा, वह वास्तव में रैंक 9 विशेषज्ञ थे। यदि मास्टर अंतिम क्षणों में आगे नहीं बढ़ता तो वह भागने में सक्षम होता। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। वैसे भी वह बच नहीं सका। दादाजी ग्रीन, मुझे देखो। ऐसा कहने के बाद उसने बफी को अपने दाहिने हाथ से उठाया और उसे एक उच्च रैंक के कंकाल में बदल दिया। ये सचमुच एक जादुई चीज थी, ये काला जादू। झाओ हाई ने अपनी सोल ट्रैप तकनीक का प्रयोग किया और जो सिर उड़ गया था वह वापस बफी के शरीर में आ गया। मांस का गायब होना तेजी से हुआ और झाओ हाई के सामने एक कंकाल दिखाई दिया।
झाओ हाई के इरादे से ग्रीन अन्य लोगों के साथ अंतरिक्ष में लौट आए। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर अंतरिक्ष ने तुरंत बफी को अपग्रेड दिया। बफी एक ज़ोंबी बन गया और अब वह जीवित रहने की तुलना में कई गुना छोटा दिखता है। वह अब एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा लग रहा था। एक समय के बाद जब लाशें मर गईं तो जरूरी नहीं कि वे सड़ जाएं या बर्बाद हो जाएं। इसके विपरीत जो लोग लाश में बदल गए थे उनके शरीर मजबूत हो गए होंगे। वे परिवर्तनों से गुजरेंगे जिसके परिणामस्वरूप कुछ परिवर्तन होंगे। उदाहरण के लिए बदलाव के उदाहरण के तौर पर बफी युवा दिखे। ज़ोंबी में तब्दील होने के बाद एक जीव का पुनरुत्पादन किया जाएगा और उनकी चेतना एक बार फिर से उनकी अपनी बन जाएगी। फिर ये ज़ॉम्बीज एक सामान्य इंसान की तरह बोल सकेंगे। ये वही परिणाम था जो झाओ हाई चाहता था। वह चाहता था कि बफी उसे कैरियन स्वैम्प के बारे में अपना ज्ञान बताए। यदि बफी केवल एक कंकाल होता तो केवल झाओ हाई ही उससे संवाद कर सकता था। फिर झाओ हाई को ग्रीन और अन्य लोगों को सब कुछ दोहराना होगा जो परेशानी भरा होगा। बफी के ज़ोंबी में तब्दील होने के बाद अंतरिक्ष में अचानक बीप हुई। नई जादुई ऊर्जा की खोज की। ऊर्जा को प्रेरित करना। अंतरिक्ष के आक्रमण प्रदर्शन को मजबूत करना। झाओ हाई का ध्यान गोस्ट केन के नोट्स पर केंद्रित था। वह तुरंत समझ गया कि स्पेस का क्या मतलब है। अभी गोस्ट केन एक नए जादुई तत्व वायु तत्व के मंत्रों का उपयोग कर सकता है। झाओ हाई ने इसकी परवाह नहीं की और ग्रीन और अन्य लोगों को वापस विला में ले गया। उन्होंने बफी से पूछा, बफी हमें कैरियन दलदल के बारे में वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। बफी ने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, हाँ मास्टर। इस बार मैं 5000 किलोमीटर से अधिक गहराई तक कैरियन दलदल में चला गया था। तब सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरा सामना केवल कुछ जहरीले पौधों और उड़ने वाले कीट जादुई जानवरों के साथ साथ अन्य जादुई जानवरों से हुआ। इस दौरान मुझे बहुत अधिक जोखिमों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि जैसे जैसे मैं दलदल में गहराई तक गया, लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा करने के बाद मुझे एक शहर मिला। झाओ हाई और ग्रीन एक पल के लिए विचलित लग रहे थे। फिर ग्रीन ने बफी की ओर देखा और पूछा, क्या आपने अभी शहर कहा है? बफी ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक शहर था, बहुत बड़ा शहर भी। हालांकि शहर में कोई नहीं था, जादुई जानवर या मरे हुए भी नहीं। हालांकि पूरा शहर फूलों से भरा हुआ था, एक अजीब तरह का फूल। ग्रीन ने तुरंत पूछा, कैसा फूल? बफी ने कहा, यह फूल बहुत अजीब था क्योंकि यह एक लता की तरह था जो अपने आप ही सीधा उगाया था। उसकी लताओं पर कांटे थे और लताएं गहरे हरे रंग की थीं। शीर्ष पर 7 पंखुड़ियों वाला एक पुनर्तः खिला हुआ फूल था। प्रत्येक पंखुड़ी का अपना रंग था। ये कैरियन दलदल को ढकने वाले धुंध के विभिन्न रंगों की तरह था और वे बहुत चमकीले थे। झाओ हाई और अन्य आश्चर्यचकित दिखे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने इसके बारे में सुना था। पूरा शहर फूलों से भरा हुआ था। वह कैसी स्थिति थी? झाओ हाई ने फिर पूछा, उस शहर में कितने लोग रह सकते हैं? बफी ने उत्तर दिया, ये बहुत बड़ा है। हालांकि यह कासा सिटी से थोड़ा छोटा था, लेकिन इसका आकार एक औसत मध्यम आकार के शहर के बराबर है। तो इसमें लगभग 5 लाख लोग रह सकते थे। इसके अलावा इस शहर की अपनी दीवार थी और दीवारें पत्थर से बनी थीं। हालांकि वह विचित्र फूल अजीब था। चूंकि यह बेल की जड़ों को जन्म दे सकता था, इसलिए ये जड़ें पत्थर से चिपक गईं। मैंने फूलों को हटाने के लिए अपने विंड ब्लेडेज से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। पूरा शहर इस फूल से ढका हुआ था, जो बहुत अजीब था। झाओ हाई, ग्रीन और अन्य लोग हैरान थे। आक महाद्वीप पर एक शहर जिसमें 5 लाख लोग आबाद हो सकते हैं, वह छोटा नहीं होगा। इतना बड़ा शहर एक अजीब फूल से ढका हुआ था, वह फूल कितना बड़ा हो सकता है? इसके अलावा फूल की जड़ खुद को पत्थर से जोड़ सकती थी, जो आश्चर्यजनक था। किस पौधे की जड़ इतनी नुकीली हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रैंक 9 के जादूगर का विंड ब्लेडेज बेलों को काट या हिला भी नहीं सकता है। आखिर यह कौन सा फूल था? इसके अलावा एक बिंदु था जिसके बारे में ग्रीन सबसे अधिक चिंतित थे। बफी ने कहा था कि फूल की पंखुड़ियों का रंग कैरियन दलदल को ढकने वाले धुंध के समान रंग था। क्या इस फूल और कैरियन दलदल के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या फूल स्मॉग का कारण था? साथ ही स्मॉग के रंग में भिन्नता भी थी। वे वास्तव में कैरियन दलदल में प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए ये परिस्थितियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। झाओ हाई ने बफी की ओर रुख किया और पूछा, और क्या है? हमें सब कुछ बताओ। बफी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूल रूप से सब कुछ सामान्य था। कैरियन दलदल में कई मरे हुए और जादुई जानवर थे और उनके अपने क्षेत्र थे। बाहरी परिधि में निम्न रैंक थे, जबकि शहर के नजदीक के क्षेत्रों में उच्च रैंकिंग वाले जादुई जानवर और मरे हुए थे। 4 हफ्तों के दौरान जो मैं खोज रहा था, मैंने कई रैंक 8 और रैंक 9 देखे, लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। हालांकि जब मैंने फूल काटने के लिए विंड ब्लेडेज का उपयोग करके हमला किया, तो उन्होंने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। इस प्रकार मैं अंततः युद्ध से बचकर भाग गया। उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने सिर हिलाया और ग्रीन की ओर मुड़ गया। दादाजी ग्रीन, आप इसे कैसे देखते हैं? ग्रीन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह फूल बहुत रहस्यमय है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो कैरियन दलदल को ढकने वाला 7 रंगीन धुआं फूल से संबंधित होना चाहिए। अन्यथा वे जादुई जानवर और मरे फूल की रक्षा नहीं करेंगे। वैसे भी बफी कोई समस्या नहीं थी। हालांकि एक बार जब उसने फूल पर हमला किया तो समस्याएं पैदा हो गईं। प्रतीत होता है ये फूल ही कुंजी है। अगर यह मामला है तो ये परेशानी होगी। झाओ हाई ने भौहें चढ़ा दी। यहाँ से वहां तक हम 5000 किलोमीटर दूर हैं। वह कैरियन दलदल का केंद्रीय क्षेत्र भी होना चाहिए। अगर हम कैरियन दलदल के खतरे को हल करना चाहते हैं तो हमें उस फूल से शुरुआत करनी होगी। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, जब बफी ने दलदल का पता लगाया तो उस पर हमला नहीं किया गया, शायद इसलिए क्योंकि वह काफी मजबूत था। वे मरे हुए और जादुई जानवर रैंक 8 और 9 के थे और उनकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं थी, इसलिए वे बफी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। हालांकि बफी ने फूल पर हमला किया जिससे वे चिंतित हो गए। इससे पता चलता है कि उनके लिए फूल का महत्व क्या है। बफी, क्या कुछ और भी बताया जाना है? बफी ने सिर हिलाया और कहा, एक और स्थिति है, लेकिन मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं और मुझे यकीन नहीं है कि यह सटीक है या नहीं। मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि फ्लावर सिटी के अंदर जितना अधिक मैं शहर के बाजार क्षेत्र के मध्य की ओर बढ़ता हूं, फूलों की लताएं उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। पूरे शहर को कवर करने वाले फूल शायद केवल एक फूल हैं और अन्य सभी फूल उस मुख्य फूल से निकलते हैं। बफी के ऐसा कहने के बाद ग्रीन और भी स्तब्ध रह गया। पूरे शहर को ढकने वाले फूल वास्तव में एक ही थे। ये तर्क सचमुच भयावह था। किस प्रकार का फूल इतना बढ़ सकता है? यहाँ तक कि कल्पित बौनों की प्रसिद्ध ट्री सिटी भी इतनी बड़ी नहीं होगी, है ना? ग्रीन ने बफी की ओर देखा और पूछा, बफी, क्या आप वाकई हमें सच बता रहे हैं? जब आपने शहर का अवलोकन किया तो उसके चारों ओर जो फूल थे वे वास्तव में केवल उस एक फूल से निकले थे।
बफी ने सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ मेरी परिकल्पना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसकी अपनी चेतना थी। अगर मैं इसे धीरे से छू दूं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हालांकि अगर मैं अपने विंडब्लेडेज का उपयोग करके हमला करता हूं, तो यह पागलपन भरा काम करता है और यहां तक कि रंगीन फूलों से धुआं भी उगलता है। फिर बेल ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। वह फूल बेल काफी तेज है, हालांकि इसकी ताकत की तुलना रैंक 9 से नहीं की जा सकती। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे ये फ्लावर सिटी नहीं छोड़ सका। इस प्रकार जब मैंने शहर छोड़ा तो फूल धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन फिर जादुई जानवरों ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रीन का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे कैरियन दलदल में हर चीज की जड़ वास्तव में वह फूल है। अजीब बात यह है कि जो लोग पहले कैरियन दलदल से बाहर आए थे उन्होंने इन बातों को क्यों नहीं समझाया। ग्रीन को पता था कि कुछ विशेषज्ञ ऐसे थे जो पहले कैरियन दलदल से भागने में कामयाब रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने इस सब के बारे में कुछ कहा भी हो। हालांकि हाल के 1000 वर्षों में किसी ने भी कैरियन दलदल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे में ये बातें धीरे धीरे भुला दी गईं। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कैरियन दलदल के खतरे को हल करना बहुत मुश्किल है। यदि वह रैंक 9 विशेषज्ञ नहीं होता तो कैरियन दलदल की खोज करना एक संघर्ष होता। हमें इसे कैसे संभालना चाहिए। ग्रीन ने भी भौहें सिकोड़ लीं। यह मामला सचमुच कठिन है। वह फूल रैंक 9 विशेषज्ञ जितना मजबूत है। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि बहुत सारे संरक्षक जादुई जानवर हैं और इसकी रक्षा करने वाले मरे नहीं हैं, इसे हल करने का प्रयास करना बहुत कठिन होगा। अरे हाँ बफी, क्या आप इस बार कैरियन स्वैम्प की खोज करते समय अंतरिक्ष उपकरण लाए थे? यदि तुमने नहीं खाया तो तुमने कैसे खाया? बफी ने उत्तर दिया, मैं कोई अंतरिक्ष उपकरण नहीं लाया क्योंकि कैरियन दलदल की खोज खतरनाक हो सकती थी। इस वजह से कबीले ने मुझे अंतरिक्ष उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि खाने में कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार कैरियन दलदल में बहुत सारे पौधे और जानवर हैं। भले ही वे जहरीले हों, आपको बस उनमें से कुछ को ढूंढना होगा जिनमें कम विषाक्तता हो और उन्हें विश्रण करने के तरीके के बारे में सोचना होगा। आखिरकार जादू का उपयोग विश्रण के लिए किया जा सकता है। ग्रीन ने सिर हिलाया क्योंकि बफी ने जो कहा वह सही था। बफी एक रैंक 9 जादूगर और एक पवन तत्व जादूगर था। हालांकि केवल प्रकाश और जल तत्वों में ही ऐसे मंत्र थे जो शुद्ध कर सकते थे, फिर भी कई संभावित विश्रण विधियां थीं। यहां तक कि जादूगरों के सामान्य विश्रण मंत्र को भी आकस्मिकता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि बफी ने बिना किसी अंतरिक्ष उपकरण के कैरियन दलदल की खोज की, स्वाभाविक रूप से वह कम विषैले पौधों और जादुई जानवरों की तलाश करेगा, फिर उन्हें विश्रण करेगा। फिर वह भूखा नहीं मरेगा, न ही उसे जहर दिया जाएगा। ग्रीन ने इस मामले में अब और पूछताछ नहीं की क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात कैरियन दलदल के खतरे को हल करना था। झाओ हाई के पास जगह होने के कारण उनके लिए भोजन करना कोई समस्या नहीं होगी। भले ही झाओ हाई दासों को कैरियन दलदल में लाए, भोजन की कोई समस्या नहीं होगी। बफी ने जो कहा उसे सुनकर विला में लोगों का समूह भौचक्का रह गया। हालांकि बफी ने उन्हें बहुत सारी जानकारी बताई थी, झाओ हाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा फूल था। उन्हें इसके बारे में और अधिक आश्वस्त होना था। अधिक गंभीर मुद्दा यह था कि उन्हें समस्या की जड़ का पता चल गया था। हालांकि उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जब मेरिन ने देखा कि दूसरों के पास कोई विचार नहीं है, तो वह खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अभी इसके बारे में मत सोचो। इस मामले को बफी पर छोड़ दो। सबसे पहले उसके लिए कुछ कागज लाओ, फिर उसे वापस बाहर जाने दें और जब वह उस पर से गुजरे तो इलाके का नक्शा बनाएं। नक्शा तैयार होने के बाद हमारे पास एक गाइड होगा जिसका उपयोग हम कैरियन दलदल में प्रवेश करते समय कर सकते हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वैसे भी अब जब हम कुछ भी नहीं सोच सकते तो चलो इसे वहीं छोड़ दें। मेग, बफी को कुछ कागज और एक पेंसिल लाने में मदद करो और उसे नक्शा बनाने दो। मेग ने उसकी बात मान ली और बफी को एक पेंसिल और कागज दिलाने चला गया। ग्रीन ने पीछा किया, हाँ, अभी के लिए चलो इसे वहीं छोड़ दें। मास्टर, ऐसा लगता है कि हम रंग को अब वापस लौटने और कुछ पौधों और जादुई जानवरों को वापस लाने का आदेश दे सकते हैं। जब तक मास्टर स्पेस का स्तर बढ़ता रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं नशे में धुत को वापस आने का आदेश दूंगा। हम उनका इंतजार करेंगे और देखेंगे कि स्पेस किस डिग्री तक अपग्रेड होता है। जब तक अंतरिक्ष का स्तर ऊपर रहेगा सब कुछ आसान हो जाएगा। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वास्तव में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्पेस में कैप्चर फंक्शन और फ्लाई स्वेटर जैसी महान आक्रामक क्षमताएं हैं। उनके पास बहुत मजबूत आक्रामक शक्ति है। यहां तक कि रैंक 9 विशेषज्ञ बफी भी उनका सामना नहीं कर सके। अन्य कार्यों के माध्यम से कीड़ों और मच्छरों का उपयोग करने की क्षमता को जोड़कर और अंतरिक्ष की क्षमता काफी मजबूत है। हालांकि चूंकि हम कैरियन दलदल में जा रहे हैं, हम इन कार्यों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वुडहेड, जो कुछ नहीं बोला था, अचानक बोला, दादाजी ग्रीन, मास्टर, अगर हम ईगल वर्चुअस फैंटम को घोस्ट केन ले जाने दें और कैरियन स्वयं के आसमान से यात्रा करें तो हम इनमें से अधिकांश खतरों से बच सकते हैं। बस इसे सीधे फ्लावर सिटी जाने और स्थिति का निरीक्षण करने का आदेश दें। यदि वे सचमुच अपनी ताकत से जीवित नहीं रह सकते तो उन्हें वापस लौट जाने दें। वुडहेड ने जो कहा उसे सुनकर ग्रीन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने उत्तर दिया, ये भी एक अच्छा तरीका है। मास्टर, आप इसे कैसे देखते हैं? झाओ हाई ने इसके बारे में सोचा और कहा, यह दृष्टिकोण उत्कृष्ट है। जब तक बफी स्थानों की पुष्टि कर सकता है, हम स्थिति का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष एक स्थानांतरण बिंदु रख सकता है क्योंकि मैंने उन्हें अधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सहेजा है। यदि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं जैसा कि वुडहेड ने कहा था और सीधे फ्लावर सिटी जा सकते हैं, तो शहर में ही एक स्थानांतरण बिंदु स्थापित करना संभव है। फिर हम वहां कभी भी अंदर और बाहर जा सकते हैं। ग्रीन खड़े हुए, इधर उधर चले और कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें निरीक्षण करने के लिए पहले वहां जाना चाहिए। वैसे भी देर सवेर यह मामला सुलझ जाएगा। स्थानांतरण बिंदु स्थापित करने से न केवल हमें कैरियन दलदल को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें छिपने के लिए जगह भी मिल सकती है। झाओ हाई ने ग्रीन की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हालांकि उनके पास छिपने की जगह के रूप में अंतरिक्ष था, लेकिन लंबे समय तक वहां छिपना अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि यदि वे स्टोनी माउंटेन या ब्लैक वेस्ट में छिप नहीं सकते थे क्योंकि रैंक 9 विशेषज्ञ वहां खोज कर सकते थे, तो वे केवल अंतरिक्ष के अंदर ही छिपने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अगर एक दिन उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो स्टोनी माउंटेन या ब्लैक वेस्ट में रहना सुरक्षित नहीं होगा और वे वास्तव में केवल अंतरिक्ष के अंदर ही गायब हो सकते हैं। हालांकि अंतरिक्ष एक पीढ़ी से अधिक समय तक नहीं टिक सका। इस प्रकार उन्हें अधिक स्थानों की आवश्यकता थी जहां वे अधिक सुरक्षा के साथ छिप सकें।
कैरियन स्वयं जितनी विभत्स कोई अन्य जगह नहीं थी। यहाँ तक कि रैंक 9 का विशेषज्ञ भी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। निस्संदेह, यदि उन्हें छिपने की आवश्यकता होगी तो ये केवल अंतिम विकल्प होगा। यदि उन्हें वास्तव में कैरियन दलदल में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, तो इसका मतलब केवल ये था कि महाद्वीप पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मेरिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे डर है कि मास्टर के लिए जाना खतरनाक होगा। आखिरकार बफी ने कहा कि फूल में रैंक 9 विशेषज्ञ की प्रतिद्वंद्वी ताकत थी। ग्रीन, याद है जब बफी ने तुम पर हमला किया था? यदि हमारे पास स्पेस नहीं होता तो आप केवल गंभीर रूप से घायल नहीं होते। ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, यह एक समस्या है। हालांकि हम मास्टर को अंतरिक्ष के अंदर ही रहने दे सकते हैं। फिर हम बाहर जाएंगे और इस फूल की जांच करेंगे जो कैरियन दलदल के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। दादाजी ग्रीन सही हैं। बफी ने कहा कि अगर उसने फूलों पर हमला नहीं किया होता तो उन्होंने उस पर हमला नहीं किया होता। जब तक हम उन फूलों पर हमला करने की पहल नहीं करते, हमें चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ग्रीन ने सिर हिलाया। किसी भी मामले में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मास्टर के अंतरिक्ष के अंदर रहने के दौरान अगर हम बाहर जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम जांच करेंगे। वह फूल सिर्फ एक पौधा है, इसलिए मास्टर स्पेस बहुत मदद कर सकता है। अगर यह पौधा सचमुच स्मार्ट है तो मास्टर के लिए यह मुश्किल नहीं होगा। ग्रीन की बात सुनते ही झाओ हाई और मेरिन हंसने लगे। ग्रीन ने उनकी ओर भौहें चढ़ाकर देखा और कहा, आप दोनों को हंसना नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि अगर किसी पौधे में आत्मा होती है तो वह अधिक संवेदनशील होता है। इस मामले का शायद कोई अच्छा समाधान निकलेगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी ग्रीन, मैं यह नहीं सोच रहा था कि आप गलत थे। मुझे ये भी लगता है कि अगर हम उन पौधों के साथ मिलकर रहें तो यह अधिक आरामदायक होगा यदि वे कभी कभी कुछ भावनाएं दिखा सकें। मैं बस यही सोचता हूं कि जिन मामलों पर हम गौर कर रहे थे उनसे ऐसे परिणाम मिले हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ। झाओ हाई के ये कहने के बाद हर कोई मुस्कुराया। इन मुद्दों के संबंध में उन्होंने वास्तव में नहीं सोचा था कि परिणाम ऐसे होंगे। ये सचमुच बहुत मजेदार था। मेघ कागज और पेंसिल लेकर वापस आई जो बफी को चित्र बनाने के लिए दी जाएगी। उसने सबके चेहरों की ओर देखा तो माहौल कुछ शांत था। हैरान होकर उसने पूछा, दादाजी, मास्टर, हर कोई खुश क्यों है? मेरिन उसे अपने पास बुलाते हुए मुस्कुराए। फिर मेरिन ने मेघ को उस स्थिति के बारे में बताया जिससे मेघ भी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दादाजी भी सही हैं। जब तक मास्टर कार्य करेगा हम इसे अच्छी तरह से संभालने में सक्षम होंगे। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि कैरियन दलदल का मुद्दा सुलझने के बाद हमें क्या करना चाहिए। झाओ हाई मुस्कुराए। मुझ पर आपका विश्वास सचमुच बहुत ऊंचा है। यदि कैरियन स्वयं का मुद्दा वास्तव में इतना आसान होता तो अन्य लोग इसे पहले ही हल कर चुके होते। यदि ऐसा ही होता तो इसे महाद्वीप के 5 महान अशुभ स्थानों में से एक नहीं कहा जाता। ग्रीन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी हमने पहले ही आगे का रास्ता सोच लिया है, तो चलिए इसे आजमाते हैं मास्टर। हालांकि आइए इसे इस तरह से करें। हम ईगल वर्चुअस फैंटम को गोस्ट केन ले जाने देंगे, लेकिन हम अभी स्थानांतरण बिंदु निर्धारित नहीं करेंगे। स्थानांतरण बिंदु बर्बाद होने से बचने के लिए हमें पहले स्थिति पर गौर करना चाहिए। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, फिर ठीक है। जैसे ही हम स्थिति को देख लेंगे हम ऐसा करेंगे। अभी मैं ड्रंक की टीम को वापस बुलाऊंगा और उन्हें ब्लैक वेस्ट और स्टोनी माउंटेन की रक्षा करने का आदेश दूंगा। अब उन्हें किसी भी तरह खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। यदि वे उन 2 स्थानों पर रहते हैं तो कभी भी कोई बात सामने आने पर हम तुरंत उनकी मदद कर सकते हैं। चलो ऐसे ही करते हैं और पहले उनके दलदल से बाहर आने का इंतजार करते हैं। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए तैयारी करनी चाहिए। ड्रंक को वहीं रहने का आदेश दें जहां अभी हैं और ईगल वर्चुअस फैंटम को गोस्ट केन ले जाते समय उनके ऊपर से उड़ने दें, फिर ड्रंक को सीधे अंतरिक्ष के अंदर वापस लौटने दें। यह उनके दलदल से बाहर आने की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक तेज होगा, है ना? झाओ हाई ने अपना सिर थपथपाया जैसे कि वह ये भूल गया हो। जब तक ईगल वर्चुअस फैंटम गोस्ट केन को ले जाते हुए कैरियन दलदल के ऊपर से उड़ता रहेगा तब तक वह ड्रंक की टीम को ढूंढने में सक्षम रहेगा। जब वह ऐसा इस तरह कर सकता है तो उसे उन्हें दलदल से बाहर निकलने का आदेश क्यों देना चाहिए? अगले कुछ दिनों के दौरान झाओ हाई ने कैरियन दलदल में जाने की तैयारी की। चूंकि वे पहले से ही कैरियन दलदल के खतरे को हल करने की कुंजी जानते थे, इसलिए उन्हें इसे आजमाना चाहिए। अन्यथा ब्लैक वेस्ट को कोई शांति नहीं मिलेगी। फिलहाल वे बफी द्वारा नक्शा बनाने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे दलदल के ऊपर से उड़ान भरने के लिए ईगल वर्चुअस फैंटम का उपयोग कर रहे होंगे, फिर भी उन्हें मानचित्र की आवश्यकता थी। बफी स्वयं केवल एक दिन के भीतर फ्लावर सिटी ढूंढने में सक्षम नहीं था। वहां जाने में उन्हें ज्यादा खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी ऐसा करने में उन्हें कैरियन दलदल की खोज में 1 महीना लग गया। आजकल झाओ हाई और लौरा के बीच व्यापारिक सहयोग बहुत स्थिर रहा है। अंतरिक्ष में 10 न्यू कृषि योग्य भूमि के जुड़ने से झाओ हाई को सभी प्रकार की जादुई सब्जियां लगाने की अनुमति मिल गई, जिससे किसी भी भूमि को बेकार नहीं रहने दिया गया। इन नई प्रकार की जादुई सब्जियों का मूल्यांकन अंतरिक्ष द्वारा स्तर 15 के रूप में किया गया था, इसलिए उनके परिपक्व होने का समय थोड़ा अधिक था, लगभग 1 या 2 दिन। इसके अलावा इन फसलों की कटाई के 3 मौसमों का चक्र होता था, जिससे झाओ हाई को उनकी बहुत अधिक देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये 5 प्रकार की फसलें जादुई सब्जियां थीं, लेकिन झाओ हाई ने सोचा कि वे पृथ्वी की सब्जियों की तरह दिखती हैं। कंद आलू की तरह दिखते थे, मीठी मिर्च हरी मिर्च की तरह दिखती थी, लाल शलजम गाजर की तरह दिखते थे, जैतून टमाटर की तरह दिखते थे और हरा सलाद सेल जूस की तरह दिखता था। हालांकि वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनका स्वाद पृथ्वी की सब्जियों की तुलना में बहुत बेहतर था। ये भीतर के जादुई तत्वों के कारण हो सकता है, लेकिन झाओ हाई को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। झाओ हाई का खेत भी बेकार नहीं था। अपग्रेड के बाद जोड़ी गई 100 रिक्तियों का उपयोग ईगल वर्चुअस फैंटम को बढ़ाने के लिए किया गया था। इतनी संख्या में ये जल्द ही संख्या में वायुसेना के बराबर हो जाएगा। झाओ हाई का मानना था कि एक और उन्नयन के बाद ईगल वर्चुअस फैंटम संभवतः लोगों को ले जाने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें एक उचित वायुसेना बनाने की अनुमति मिलेगी। उसे खत्म करने के 5 दिन बाद बफी ने आखिरकार नक्शा पूरा कर लिया। हालांकि नक्शा सरल था, झाओ हाई और बाकी सभी के लिए ये बहुत उपयोगी था। बफी पहले भी कई बार उस जगह का निरीक्षण कर चुका था। हालांकि वह फ्लावर सिटी की ओर सीधी रेखा में नहीं उड़ा था। इसके बजाय वह फ्लावर सिटी पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए कैरियन दलदल के चारों ओर गया था। झाओ हाई ने बफी से पूछा कि क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन जब उसने बफी का जवाब सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह कैरियन दलदल के दूसरे छोर पर जाकर देखना चाहते थे कि वहां क्या है।
हालांकि दलदल में प्रवेश करते ही वह पूरी तरह से धुंध से घिरा हुआ था, जिससे उसे परेशानी महसूस हुई। हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, अंत में वह बस गोल गोल उड़ रहा था। यहाँ तक कि दलदल से बाहर निकलना भी कठिन था क्योंकि बफी कई बार गलत रास्ते पर चला गया था। आखिर में ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। इस विचार के साथ झाओ हाई मदद नहीं कर सका लेकिन नशे के बारे में सोचने लगा। हालांकि नशे में धुत कैरियन दलदल में उतना गहरा नहीं था, फिर भी उसे डर था कि वापस जाना आसान नहीं होगा। प्रतीत होता है कैरियन दलदल सरल नहीं था। बफी ने नक्शा बनाना समाप्त करने के बाद झाओ हाई तुरंत नहीं हटे, बल्कि कासा सिटी गए और जादुई जानवर की खाल का एक हिस्सा खरीदा। इस जादुई जानवर की खाल को संसाधित करके चमड़ा बनाया गया था। ये लगभग 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा था। इसे थोड़ा व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने बफी का चित्र लिया और ध्यान से इसे चमड़े के टुकड़े पर कॉपी किया जो छोटे हिस्से से फैला हुआ था। अक्सू साम्राज्य और बुडा कबीले के बीच समझौते के कारण कैरियन दलदल को बुडा कबीले के क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता था। यदि आपने वास्तव में कैरियन दलदल की संपूर्णता को मापा और इसे बुडा कबीले की भूमि के एक हिस्से के रूप में निर्धारित किया तो उनके पास अक्सू साम्राज्य की संपूर्णता से बड़ा क्षेत्र होगा। महाद्वीप पर हर कोई जानता था कि बुडा कबीले का क्षेत्र मूल रूप से बेकार था, भले ही वह बहुत बड़ा था। कैरियन दलदल पर विचार करें जिसमें किसी ने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और फिर ब्लैक वेस्ट में जोड़ दिया, और यह सिर्फ दिखाता है कि बुडा कबीले के कब्जे वाले क्षेत्र का टुकड़ा वास्तव में सिर्फ एक रेगिस्तान था। हालांकि झाओ हाई ने इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। यदि वे वास्तव में कैरियन दलदल के खतरे को हल कर सकते हैं तो न केवल उस खतरे को हल किया जाएगा बल्कि ब्लैक वेस्ट के भीतर की सभी समस्याओं को भी हल किया जाएगा। कैरियन दलदल के खतरे को हल करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई जादुई जानवर या मरे हुए लोग वहां से बाहर नहीं आएंगे और ब्लैक वेस्ट के माध्यम से परेशानी पैदा नहीं करेंगे। इसके अलावा झाओ हाई ने इसे सील करने के लिए ब्लैक वेस्ट की परिधि के आसपास अपने बहुत सारे मरे हुए और जादुई जानवरों को रखा था। इससे ऐसा हुआ कि औसत व्यक्ति वहां प्रवेश करने और अधिक हंगामा खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सके। भले ही वे बहुत शोर मचाना चाहें और आसमान छूना चाहें, किसी को पता नहीं चलेगा। ये वह परिणाम था जो झाओ हाई चाहता था क्योंकि वह कैरियन स्वैम्प और ब्लैक वेस्ट को एक स्वतंत्र राज्य में बदल देगा। जब वह दिन आएगा कि आखिरकार उनके पास पर्याप्त ताकत होगी, तब भले ही उनकी स्थिति के बारे में सभी को पता चल जाए, कोई भी उनके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यही कारण था कि झाओ हाई ने मानचित्र को चमड़े के टुकड़े पर रखकर उसका दायरा बढ़ाने के बारे में सोचा था। ऐसा इसलिए था ताकि वह अपने संपूर्ण क्षेत्र पर बहुत अच्छी नजर रख सके। इस मानचित्र को पूरा करने में झाओ हाई और ग्रीन को कई दिन लग गए। नक्शा पूरा करने के बाद वे अब कैरियन दलदल का पता लगाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा अब उनके पास 1000 से अधिक ईगल वर्चुअस फैंटम थे। इतनी मात्रा छोटी नहीं थी। हालांकि एक इंसान ईगल वर्चुअस फैंटम के ऊपर सवारी नहीं कर सकता था, लेकिन ये पक्षी झाओ हाई द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करते थे। जब तक झाओ हाई ने उन्हें आदेश दिया, उनकी समग्र युद्ध क्षमता बहुत अधिक होगी। वास्तव में उन्होंने कैरियन दलदल में जाने से पहले ज्यादा तैयारी नहीं की थी क्योंकि उन्हें जाने के लिए केवल कुछ का चयन करना था। वे दासों को नहीं लेते थे, इस प्रकार उन्हें भोजन और पानी के साथ साथ विष के बारे में भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इसका मतलब यह था कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। झाओ हाई ने जो तैयारी की वह वास्तव में लौरा और उनके बीच सहयोग के लिए थी। चूंकि उनके पास जगह थी, लौरा के साथ लेन देन में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वे अब कैरियन दलदल के अंदर जा रहे थे। यदि वास्तव में कोई समस्या थी जिससे वे भाग नहीं सकते थे तो उन्हें आवश्यक व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनके बीच व्यावसायिक सहयोग और भी बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने लौरा के साथ बांस के चावल, मूली, फलों का तेल और नीली आंखों वाले खरगोशों का व्यापार किया था, जिससे झाओ हाई वास्तव में व्यस्त हो गया था। सौभाग्य से अंतरिक्ष की मदद से सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चला गया। हालांकि लौरा को सब कुछ सौंपना एक मुद्दा था। अंत में झाओ हाई ने उन्हीं व्यवस्थाओं का उपयोग किया जिनका उपयोग उन्होंने परसेल कबीले के साथ लेन देन करते समय किया था। तरीका यह था कि झाओ हाई उत्पादों को पहाड़ की तलहटी में रखेगा जबकि लौरा उन्हें वहां से उठाएगी। अब इसे स्टोनी माउंटेन के आसपास बहुत शांत माना जा सकता है, खासकर जब परसेल कबीले ने अपने दासों को भूमि को समतल करने के साथ साथ कुछ फसलें लगाने के लिए एका मैदानों में वापस स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि वे अधिक भोजन एकत्र नहीं कर सके, फिर भी उसमें से कुछ खाने योग्य बन जाता था। इस प्रकार वे किसी भी महत्वपूर्ण कमी से बच सकते थे। परसेल कबीला अंत में शांति बहाल करने में सक्षम हो गया था। वास्तव में हालांकि खाद्य संकट एक गंभीर आपदा थी, सबसे महत्वपूर्ण नुकसान वे थे जो कबीले के अंदर हुए थे। हालांकि परसेल कबीले के पास एक महान विरासत थी, इस बार उनका नुकसान, जिसके बारे में जनता को नहीं बताया गया था, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जो अचानक घटित हुई, बल्कि यह एक मानव निर्मित आपदा थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे झाओ हाई के कीट संकट ने उकसाया था, बल्कि व्यापारियों द्वारा पैदा की गई समस्याएं थीं। यदि इन व्यापारियों ने बाजार में गड़बड़ी नहीं की होती तो परसेल डची में सभी के लिए खाद्य संकट से निपटना आसान होता। न तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में कोई उतार चढ़ाव होता और न ही कोई अफवाह फैलाई जाती। परसेल डची को शायद केवल कुछ पैसे का नुकसान हुआ होगा। यदि वे इतने भारी दबाव में नहीं होते तो वे बुडा कबीले के खिलाफ परेशानी मोल लेने के मूड में नहीं होते। हालांकि यह मामला इसके फायदे के बिना नहीं था। चूंकि इवान के पास अब परसेल कबीले में सर्वोच्च अधिकार था, इसलिए इसे विशेष रूप से झाओ हाई के लिए एक अच्छी बात माना जा सकता है। दूसरी ओर यह उन व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं था जिन्होंने संकट के दौरान सम्मानपूर्वक काम नहीं किया था और यहां तक कि परसेल कबीले को उनके प्रति अपनी सतर्कता बढ़ानी पड़ी थी। ये बुनियादी वस्तुओं के साथ साथ खाद्य वस्तुओं के मामले में विशेष रूप से सच था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में परसेल कबीले के साथ सहयोग करना असंभव होगा। परसेल कबीले में जो शांति थी उसमें झाओ हाई के लिए फायदे और नुकसान दोनों थे। एक ओर जिस सहजता से उन्होंने परसेल डची के अंदर व्यापार किया उससे उन्हें लाभ होगा। दूसरी ओर परसेल कबीले की स्थिरता के साथ वे आ सकते हैं और ब्लैक वेस्ट के अंदर की स्थिति की जांच कर सकते हैं। झाओ हाई उस मामले को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। यदि कोई वास्तव में ब्लैक वेस्ट में आता है तो उन्हें इस क्षेत्र में मरे हुओं से छिपने का कोई डर नहीं होगा। इससे झाओ हाई को समय से पहले तैयारी करने में आसानी हुई। झाओ हाई ने वास्तव में लौरा को बताया था कि वह कहीं दूर जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ज्यादातर समय वह आमतौर पर या तो फोर्ट आयरन माउंटेन या स्टोनी माउंटेन पर होता था। वह बस ईगल वर्चुअस फैंटम को घोस्ट केन को दलदल के ऊपर ले जाने देगा। जब वे आराम करने के लिए रुके तो वह अंतरिक्ष से बाहर जा सकता था और कुछ विशेष पौधों की जांच कर सकता था। बाकी समय में झाओ हाई कैरियन दलदल में ज्यादा देर तक नहीं रुके। अंततः बफी के बाहर चले जाने और झाओ हाई द्वारा उसे बुझा दिए जाने के 10 दिन बाद सब कुछ तैयार था।
झाओ हाई ने 5 ईगल वर्चुअस फैंटम जारी किए जो फिर कैरियन दलदल की ओर उड़ गए। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि चील के दलदल में प्रवेश करने के तुरंत बाद अंतरिक्ष संकेत देगा और स्वर में कहेगा, जैव रासायनिक जानवर जहरीले पदार्थों के संपर्क में आते हैं। उत्परिवर्तनकारी जीन, आत्मसात विषाक्तता, जीन को बढ़ाना। हमले में विषाक्तता जोड़ी गई। इससे झाओ हाई को झटका लगा। ग्रीन भी हैरान था और उसने पूछा, मास्टर, अंतरिक्ष ने पहले ही ईगल वर्चुअस फैंटम को मजबूत कर दिया था। मरे हुओं की तरह उनके हमलों को पहले ही विषाक्त कर दिया जाना चाहिए था, है ना? उद्धरण चिन्ह। झाओ हाई ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर बाद में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वे नहीं थे। अंतरिक्ष ने वह नहीं किया जो वह आमतौर पर मरे हुए लोगों के साथ करता है, और इसने जादुई जानवरों को भी मजबूत नहीं किया है। हमें भविष्य में इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर अंतरिक्ष जादुई जानवरों को मरे हुए लोगों की तरह मजबूत कर सकता है तो उनकी युद्ध क्षमता लगातार बढ़ जाएगी। जब वह समय आएगा हम आराम कर सकते हैं। झाओ हाई मुस्कुराए। अंतरिक्ष वर्तमान में जो जादुई क्षमताएं प्रदर्शित कर रहा है वह मेरी कल्पना से परे है। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। वैसे भी खेत का स्तर अभी भी बहुत नीचा है। शायद एक बार जब हम इसे समतल कर लेंगे तो हमें और अधिक सुखद आश्चर्य देखने को मिलेंगे। ग्रीन ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। हाँ, अकेले खेत ने हमें पहले ही बहुत सारे आश्चर्य दिए हैं। मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा हूँ कि रंच हमें और क्या आश्चर्य दिखाएगा। झाओ हाई को भी उम्मीदें थीं। हालांकि उसे कंप्यूटर गेम में खेतों और रैंचों की बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन फार्म की वर्तमान स्थिति ने उसे समझा दिया कि वह वास्तव में बहुत कुछ नहीं जानता था। अंतरिक्ष को समतल करने के बाद ही वह उसमें मौजूद क्षमताओं का सारांश देख पाएगा। हालांकि उन्होंने इन सारांशों को देखा, लेकिन वे काफी स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। इस प्रकार इसने शुरुआत में झाओ हाई को आश्चर्यचकित कर दिया जब अंतरिक्ष ने फसलों में सुधार किया। झाओ हाई और ग्रीन ने अंतरिक्ष के अंदर स्क्रीन को देखा। वे स्वयं वास्तव में कैरियन दलदल में प्रवेश नहीं कर पाए थे क्योंकि वे अभी भी देख रहे थे कि दलदल में किस प्रकार का वातावरण है। झाओ हाई अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यचकित था। उन सभी ने सोचा था कि कैरियन दलदल के अंदर दृश्यता बहुत कम होगी। हालांकि उनकी समझ के विपरीत धुंध के अंदर दृश्यता कम नहीं थी और कुछ हद तक बाहर की दृश्यता के बराबर थी। उनकी दृश्यता 200 मीटर से अधिक थी। हालांकि यह धूप वाले दिन जितना साफ नहीं था, फिर भी यह उनकी कल्पना से बेहतर था। झाओ हाई और ग्रीन ने स्क्रीन पर हो रही स्थिति पर ध्यान दिया। हालांकि स्क्रीन केवल यह दिखा सकती थी कि 200 मीटर के भीतर क्या हुआ था, उन दोनों के लिए यह पहले से ही बहुत अच्छा था। उन्होंने सचमुच नहीं सोचा था कि दलदल इस तरह दिखेगा। यहाँ तक कि ईगल वर्चुअस फैंटम भी इससे काफी प्रभावित थे। हालांकि जो पौधे उन्होंने देखे थे उन्हें झाओ हाई ने नहीं लिया था क्योंकि उनका मानना था कि नशे में उन्हें वे पौधे पहले ही मिल गए होंगे। वह ड्रंक से मिलने के लिए इंतजार कर सकता है, फिर ड्रंक को अंतरिक्ष के अंदर वापस आने की अनुमति दे सकता है। जबकि ईगल वर्चुअस फैंटम दलदल के ऊपर से उड़ रहा था, झाओ हाई ने खुद नहीं देखा। इसके बजाय उसने दूसरों को ऐसा करने दिया। उड़ते समय ईगल वर्चुअस फैंटम की गति धीमी नहीं थी। हालांकि 7 रंगों वाले धुंध से घिरे हुए कैरियन दलदल के ऊपर से उड़ने से उनकी गति धीमी हो गई। यदि वे गति बढ़ाना भी चाहें तो भी यह संभव नहीं होगा। चूंकि लौरा के साथ लेनदेन करने का समय अभी तक नहीं आया था, झाओ हाई और ग्रीन बाहर नहीं गए। एक बार जब कोई व्यक्ति स्क्रीन से स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी जगह लेने आता तो वे अपने कमरे में वापस चले जाते और आराम करते। ईगल वर्चुअस फैंटम्स ने उस दिन नशे का सामना नहीं किया था, जिससे झाओ हाई को बहुत अजीब महसूस हुआ। नशे में केवल 1000 किलोमीटर से अधिक, दलदल में 1500 किलोमीटर से भी कम खोजबीन की थी। माना जाता है कि ईगल वर्चुअस फैंटम भी पहले ही 1000 किलोमीटर से अधिक और 1500 किलोमीटर से कम की दूरी तय कर चुका था, जिसका मतलब ये होना चाहिए था कि वे पहले ही एक दूसरे का सामना कर चुके होंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। झाओ हाई ने ईगल वर्चुअस फैंटम को रात के दौरान दलदल में एक छोटे से द्वीप पर आराम करने नहीं दिया, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष के अंदर आराम करने दिया। अगली सुबह मूल योजना के विपरीत, जो सीधी उड़ान भरने की थी, ईगल वर्चुअस फैंटम्स ने क्षेत्र के चारों ओर उड़ान भरी क्योंकि झाओ हाई को डर था कि वे नशे में चूक गए हैं। वह देखना चाहता था कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि ड्रंक कहाँ है। हालांकि झाओ हाई को आश्चर्य हुआ, वे नशे में धुत का पता लगाने में सक्षम नहीं थे। ईगल वर्चुअस फैंटम्स 3 घंटे से अधिक समय तक बगल में उड़ते रहे और उन्हें अभी भी नशे में नहीं पाया गया। झाओ हाई और ग्रीन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ये सोचकर बाजों को वापस उड़ने देने का फैसला किया कि वे इस तरह से नशे में धुत पाए जा सकते हैं। झाओ हाई और ग्रीन को लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये भी संभव था कि वे उन जगहों को पहचान नहीं पाए जिन्हें वे पहले ही देख चुके थे। आखिरकार दलदल में दृश्यता अभी भी बहुत कम थी। वे अंतरिक्ष में बड़ी स्क्रीन को देखते हुए भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। मेरिन शाम के समय झाओ हाई और ग्रीन के लिए भोजन तैयार करने के लिए अंतरिक्ष के अंदर वापस आए। दिन के समय वह फोर्ट आयरन माउंटेन पर दासों पर नजर रखती थी, जिससे वह बहुत व्यस्त हो जाती थी। झाओ हाई नहीं चाहते थे कि मेरिन इतना व्यस्त रहे, लेकिन मेरिन को जीवन भर सक्रिय रहने की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसे निष्क्रिय रखने से उसे कुछ हद तक अपरिचित महसूस होगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर मेरिन को ये कुछ अजीब लगा कि झाओ हाई और ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। वे अभी भी दलदल की स्थिति पर नजर रख रहे थे, जो सामान्य प्रतीत हो रही थी। मास्टर, ये कैसा है? क्या हुआ? मेरिन ने उत्सुकता से पूछा। वहीं मेघ भी अभी बाहर से वापस आई थी। मेरिन से ये सवाल सुनकर वह मुस्कुराए और झाओ हाई और ग्रीन की ओर भी हैरान होकर देखने लगी। झाओ हाई मुस्कुराए। चिंता की कोई खास बात नहीं है। हालांकि हमें आज भी शराबी नहीं मिला। हम थोड़े चिंतित हैं क्योंकि ड्रंक ने हमें बताया कि वे उस छोटे से द्वीप से नहीं जा रहे हैं जहां वे थे। हालांकि हम आज भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। हमें बस यही लगता है कि यह अजीब है। मेरिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, ऐसा नहीं है कि आप नशे में धुत को नहीं ढूंढ पाए, बल्कि आप भूल गए कि आपने उसे बफी की निगरानी के लिए वापस जाने का आदेश दिया था। बफी शायद उन्हें नहीं जानता होगा और उसने निश्चित रूप से उनकी तलाश नहीं की होगी। इसलिए वह सीधे आगे की ओर उड़ गया और उन्हें ढूंढने के लिए पीछे जाने का कोई विचार नहीं किया। इसलिए हम आराम नहीं कर सकते हैं और ईगल वर्चुअस फैंटम को वापस उड़ने नहीं दे सकते क्योंकि नशे में निश्चित रूप से मिल जाएगा। जैसे ही मेरिन ने झाओ हाई को ऐसी बातें बताईं, झाओ हाई अपने पैर पर मुहर लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाँ, सचमुच ऐसी कोई बात थी। जब बफी दलदल में गया तो किसी ने उसे नशे में धुत की तलाश करने के लिए नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से वह नक्शा बनाने के लिए सीधे आगे उड़ गया। ऐसा लगता है कि दादी मिरिन ने जो कहा वह सही था। जब बफी उड़ान भर रहा था तो संभवतः उसकी मुलाकात नशे में थी। इस मुद्दे के बारे में पता चलने पर ग्रीन मुस्कुराए और कहा, हम दोनों काफी देर तक इसी बात पर थे।
इस बारे में सोचने के मामले में हम उस बूढ़ी औरत जितने अच्छे नहीं हैं। मुझे भी इस बात का एहसास उसके कहने के बाद ही हुआ। कल हमें ईगल वर्चुअस फैंटम को दलदल से बाहर उड़ने देना चाहिए ताकि वह अच्छे से देख सके। अगले दिन झाओ हाई ने ईगल्स को सीधे उड़ने की अनुमति दी, फिर भी वे ड्रंक की टीम को नहीं ढूंढ सके। हालांकि रात में ड्रंक की टीम ने एक शिविर स्थल पर आराम किया। हालांकि वे ड्रंक को नहीं देख सके, ड्रंक ने ईगल वर्चुअस फैंटम्स को देखा था। नशे में धुत और उसकी टीम मरे नहीं थे। हालांकि वे ज़ोंबी थे, फिर भी उनकी ऊंचाई एक इंसान के समान थी। जब वे किसी चीज को देखते थे तो वे अपनी दृष्टि के बजाय अपनी व्यक्तिगत इंद्रियों का उपयोग करते थे। इस प्रकार रंगीन धुंध का उनकी इंद्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे उन चीजों की उपस्थिति को काफी दूरी से महसूस कर सकते थे जिनकी उन्होंने जांच की थी। ईगल वर्चुअस फैंटम वैसे नहीं थे क्योंकि वे अभी भी चीजों को देखने के लिए अपनी दृष्टि की भावना पर निर्भर थे। हालांकि उनकी ईगल आई शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसी जगह पर जहां वह धुंध से ढकी हुई थी, फिर भी चीजों पर ध्यान देना आसान नहीं था। झाओ हाई को नशे में चूक जाने का डर था, इसलिए उसने टीम में मरे हुए लोगों को लाइन में लगने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें सतर्क रहने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने 5 बाजों को देखा, उन्हें तुरंत झाओ हाई को बताना था क्योंकि वह वास्तव में उन्हें खोना नहीं चाहता था। इस बार नशे में सचमुच बहुत कुछ हासिल हुआ था। वहां बहुत सारे कैरियन स्वैम्प पौधे थे जो बहुत अनोखे थे और ऐसे नहीं थे जिन्हें झाओ हाई ने पहले देखा था। ड्रंक की टीम द्वारा एकत्र किए गए सभी पौधों को अंतरिक्ष में रखने पर अंतरिक्ष वास्तव में 15 के स्तर तक पहुंच गया, जिससे झाओ हाई वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। स्तर 15 तक पहुंचने के बाद वे अब 20 म्यू भूमि खोल सकते थे। दुर्भाग्य से अधिकांश पौधे जहरीले थे, लेकिन वे इतने जहरीले नहीं थे और केवल सादे जहरीले पौधे थे। भले ही स्थान को 4 स्तरों तक उन्नत किया गया था, फिर भी पौधों के भीतर विषाक्तता को साफ करने का कोई तरीका नहीं था। झाओ हाई के पास अभी पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से 20 म्यू जमीन खोल दी। वह विनम्र नहीं था क्योंकि उसने अंतरिक्ष द्वारा पुरस्कृत बीज पूरी धरती पर बोए थे। लेवल 10 से लेवल 15 तक अंतरिक्ष ने उन्हें 4 प्रकार के बीजों का पुरस्कार दिया था। वे नाम थे सोयाबीन, स्पंज लौकी, बांस के अंकुर और अंगूर। स्तर 10 से पहले स्थान केवल बीज की मात्रा प्रदान करता था जिसे 2 म्यू भूमि के भीतर लगाया जा सकता था। हालांकि स्तर 10 के बाद जिन बीजों को सम्मानित किया गया था उन्हें 5 एकड़ से अधिक भूमि में लगाया जा सकता था। झाओ हाई अभी भी स्थानिक दुकान में 2 प्रकार की फसलों का अवलोकन कर रहा था। ये दोनों फसलें मैजिक पीच की तरह थीं और इनमें विशेष क्षमताएं भी थीं। एक का नाम बाजियाओशान था जबकि दूसरे का नाम अमर लौकी था। जर्नी टू द वेस्ट में केले के पत्तों का उपयोग पाम लीफ फैन के लिए एक सामग्री के रूप में किया गया था। यह एक प्रकार का पवन जादुई पौधा था जो तेज हवाएं पैदा कर सकता था। 10% संभावना ये थी कि यह वस्तु 5000 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचने की क्षमता रखती थी। अंतरिक्ष ने इसका मूल्यांकन लेवल 15 विशेष संयंत्र के रूप में किया था। इसे विकसित करने के लिए स्थान को 20 के स्तर का होना आवश्यक है। इम्मोर्टल लौकी भी वैसी ही थी, लेकिन उसके मुख्य प्रभाव का अधिक विशेष उपयोग था। इसका उपयोग शराब बनाने में किया जा सकता था। अमर लौकी के पास अनंत स्थान था। शराब के लिए उपयुक्त फसलें लौकी की ईख में समाहित हो सकती हैं। फिर यह स्वचालित रूप से पकना शुरू हो जाएगा, जिससे यह बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि इसमें ऐसी विशेषताएं थीं, लेकिन इसके लिए स्पेस का स्तर 20 होना भी आवश्यक था। साथ ही जबकि इम्मोर्टल लौकी बहुत सारी वाइन बनाने वाली सामग्री को अवशोषित कर सकती थी, अगर यह अभी भी युवा थी तो ये केवल हर 7 दिनों में 5 किलोग्राम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर सकती थी। आधा किलोग्राम शराब के लिए 50 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25 किलोग्राम फल की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह असंभव होता। वाइन उत्कृष्ट थी क्योंकि यह न केवल मामूली चोटों को ठीक करती थी, बल्कि जादुई शक्ति या युद्ध क्यूई को भी तुरंत बहाल कर सकती थी। जादूगरों या योद्धाओं दोनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। झाओ हाई को यह भी पता था कि मैजिक पीच वैसा ही था क्योंकि यह स्तर 10 तक पहुंचने से पहले दिया गया अंतरिक्ष का एक पुरस्कार था। इसे विकसित करने के लिए एक प्रतिबंध था जिसे स्तर 10 तक पहुंचना था। बा के लिए यही स्थिति थी। जियाओशान और इम्मोर्टल लॉ की विशेष वस्तुएं थीं। बीज बोने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने से पहले दिए गए थे, जो कि इन दोनों के मामले में था। उन्हें लेवल 15 पर दिया गया था, लेकिन केवल लेवल 20 पर ही लगाया जा सका, जिससे पता चलता है कि प्रतिबंध था। झाओ हाई बा जियाओशान के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे क्योंकि इसकी उपयोगिता उतनी अच्छी नहीं थी। इसमें सामूहिक विनाश करने की क्षमता नहीं थी। जब तक दुश्मन के पास अच्छी रक्षात्मक क्षमताएं थीं, तब तक ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये बस दुश्मन को उड़ा देना भर ही कर सकता था। दूसरी ओर अमर लौकी वास्तव में उपयोगी होगी। हालांकि उपज बहुत कम थी क्योंकि 5 किलोग्राम का उत्पादन करने में 7 दिन लगेंगे, जो वास्तव में बहुत कम था। इन दोनों जादुई पौधों को रोपने के लिए स्थान का स्तर 20 होना आवश्यक था, इसलिए झाओ हाई ने उन्हें अभी तक नहीं खरीदा। नशे में धुत लोगों ने जो विषैले पौधे एकत्रित किए थे वे कुछ हद तक उपयोगी थे। इन पौधों ने अंतरिक्ष को उन्नत बनाने में मदद की थी और ये खाने योग्य भी थे। इतना ही नहीं, इनका उपयोग कुछ डिटॉक्स औषधि बनाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि डिटॉक्स औषधि के उत्पादन के लिए स्थान को 30 के स्तर की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रसंस्करण संयंत्र को खोलने में सक्षम होने के लिए वह स्तर आवश्यक था। झाओ हाई और ग्रीन के पास ये सब प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए ड्रंक को अंतरिक्ष में वापस लाने के बाद ड्रंक को तुरंत इसकी सुरक्षा के लिए फोर्ट आयरन माउंटेन पर रखा गया। फिर ईगल वर्चुअस फैंटम को सीधे कैरियन दलदल में उड़ने का आदेश दिया गया। जबकि झाओ हाई ने कैरियन दलदल की खोज की, कासा शहर बहुत शांतिपूर्ण नहीं था। इस बार परसेल कबीला नहीं, बल्कि लौरा मुसीबत में थी। लौरा का व्यवसाय पहले से कहीं अधिक बड़ा था क्योंकि परसेल डची के भीतर हिगनबाना फर्म का पूरे कमोडिटी बाजार में 50% हिस्सा था। यह आंकड़ा काफी चिंताजनक था। हालांकि परसेल डची अन्य डची जितनी महान नहीं थी, फिर भी संपूर्ण डची का कमोडिटी बाजार अभी भी काफी बड़ा था। वास्तव में ये व्यवसाय का काफी विलासितापूर्ण क्षेत्र था। लोग प्रतिदिन कितना खाते थे, ये कहना कि हर दिन उनके सोने के लिए संघर्ष होगा, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि वहां चर्बी का एक टुकड़ा होता तो हर कोई एक टुकड़ा चाहता, लेकिन अगर वह चर्बी हड्डी पर चिपकी होती तो हर कोई उसमें अपने दांत नहीं गड़ा पाता। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इसे खाने की कोशिश करना काफी कठिन काम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार का कोई सदस्य इसे खाने की कोशिश नहीं कर सकता है। इस बार लौरा को जिन योजनाओं के खिलाफ लड़ना था, वे कोई और नहीं बल्कि माकी डेल कबीले की थी। हालांकि लौरा के पिता दूसरे उत्तराधिकारी थे, लेकिन बूढ़ा पिता अभी भी जीवित था। वह लौरा के दादा थे और करेन के पिता सेओक्स। पुराने पितामह ने माके डेल कबीले के विशाल व्यापारिक साम्राज्य पर शासन किया। उससे निपटना आसान व्यक्ति नहीं था क्योंकि वह एक शुद्ध व्यवसायी था। उनकी नजर में हर चीज और कोई भी सिर्फ व्यापारिक वस्तुएं थीं। वस्तुओं के लिए जब तक कीमत सही थी, वह उन्हें बेच सकता था।
माँ के डेल कबीले के इस बूढ़े पितामह के पास बहुत अच्छी व्यावसायिक समझ थी, जो सामान्य पुरुषों की कल्पना से परे थी। उनके तरीके अतिवादी थे और जब से उन्होंने माँ के डेल कबीले को संभाला था, कबीले का व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया था। हालांकि माँ के डेल कबीले का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन डची के भीतर कमोडिटी बाजार के आधे शेयर हासिल करना, जैसा कि लौरा के पास था, ऐसा कुछ नहीं था जो कबीले के पास था। बाकी वारिसों की आय की तुलना में लौरा की आय काफी अधिक थी। ये स्थिति ऐसी नहीं थी जिसमें पुराने पितामह हस्तक्षेप करेंगे। सच कहूं तो अपने दूसरे बेटे के बारे में बूढ़े पितामह के विचार वास्तव में सकारात्मक नहीं थे। ऐसा करेन के व्यवसाय करने के प्रति रवैये के कारण था। पुराने पितामह की राय में, यदि आप माँ के डेल कबीले में पैदा हुए थे और आप व्यवसाय नहीं करना चाहते थे, तो आप क्या करने जा रहे थे? यदि कैरेन जादू सीखना चाहता है तो उसे इसमें पारंगत होना चाहिए। हालांकि करेन ने ऐसा नहीं किया था। उनका जीवन जादू की खेती के लिए नहीं, बल्कि जादू पर शोध करने के लिए था। यदि करेन को वास्तव में जादू की खेती करना पसंद है, तो भले ही वह व्यवसाय नहीं करता, जब तक वह एक शक्तिशाली जादूगर बन जाता, तब तक ये माँ की डेल कबीले के लिए बहुत मददगार होता। हालांकि उन्होंने केवल जादू का अध्ययन करना चुना। उसकी ताकत भी एक शीर्ष रैंक 7 के जादूगर जितनी ही थी। रैंक 7 का जादूगर आम लोगों की नजर में एक महान उपस्थिति था। हालांकि माँ के डेल कबीले जैसे कबीले के लिए रैंक 7 का जादूगर पर्याप्त था। चूंकि कबीले ने करेन पर कोई ध्यान नहीं दिया और व्यापार करने के प्रति करेन के रवैये के साथ, भले ही वह दूसरा उत्तराधिकारी था, उसने पहले ही विरासत पाने और अगले कबीले का मुखिया बनने की संभावना खो दी थी। इसलिए उन्हें छोटे उत्तरी क्षेत्र परसेल डची में निर्वासित कर दिया गया। अक्सू साम्राज्य में परसेल डची की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह उत्तर में था जहां इसकी सीमा बीस्ट फोक से लगती थी। हालांकि बीस्ट फोक ने हाल ही में कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं की है, लेकिन साल दर साल होने वाली किसी भी बड़ी आपदा से बचने के लिए परसेल कबीले को हमेशा सतर्क रहना होगा। यदि उन बीस्ट फोक ने परेशानी पैदा की, तो परसेल डची के साथ व्यापार करने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि डची बहुत विकसित नहीं थी। इससे यह अक्सू साम्राज्य का कुछ हद तक सुदूर और छोटा क्षेत्र बन गया। हालांकि भले ही वह एक दूरस्थ क्षेत्र था, फिर भी वहां रहने वाले लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती थी। और लौरा व्यवसाय में प्रतिभाशाली होने के नाते पहले से ही ताओयुआन वस्तुओं को परसेल डची में फैला चुकी थी और यहां तक कि उन्हें पूरे अक्सू साम्राज्य में निर्यात करना भी शुरू कर दिया था। लौरा ने निश्चित रूप से दूसरों के साथ सहयोग नहीं किया, क्योंकि यह सारा कारोबार वह खुद ही संभालती थी, खासकर ताओयुआन वस्तुओं के वितरण और बिक्री में। दैनिक आवश्यकता की दुकानों के संबंध में लौरा ने एक लाइव विज्ञापन का प्रचार किया, जिसमें कहा गया कि भले ही वह दूसरों के साथ सहयोग करने को तैयार थी, उसने पहले ही झाओ हाई के साथ एक समझौता कर लिया था। उनका समझौता यह था कि यदि वह कभी दूसरों को ताओयुआन ब्रांड की वस्तुएं बेचने देती है, तो झाओ हाई उसे उत्पाद उपलब्ध कराना बंद कर देगा। ये ताओयुआन ब्रांड की वस्तुओं के कारण ही था कि इतनी सफलता मिली, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने बहुत से लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। दूसरों को एक तरफ रखते हुए माँ की डेल कबीले के उत्तराधिकारी भी उसके खिलाफ लड़ना चाहते थे। अन्य पहलुओं में माँ के डेल कबीले के उत्तराधिकारियों के बीच लड़ाई बहुत गंभीर नहीं थी। हालांकि उत्तराधिकारी की व्यवसाय करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण थी। माँ के डेल कबीले के सही उत्तराधिकारी का चयन करते समय यह भी महत्वपूर्ण था। करेन के अलावा 7 प्रांतीय उत्तराधिकारी अगले कबीले प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये उत्तराधिकारी एक दूसरे के खिलाफ तब तक बाधा डालते और पैंतरेबाजी करते जब तक कि वे निर्विवाद रूप से एक दूसरे को हरा नहीं देते। कबीले के भीतर यह एक सामान्य घटना थी। करेन के पिता स्थिति को समझते थे, क्योंकि वह पहले से ही काफी बूढ़े थे। हालांकि वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, भले ही उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति दी थी। इन वारिसों की हर हरकत उनसे छुपी न रह सकी। करेन अपवाद था। करेन और लौरा परसेल डची में थे और माँ की डेल कबीले का प्रभाव अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। ये कहा जा सकता है कि लौरा का बाहर जाना और परसेल डची में अपनी फर्म स्थापित करना माँ की डेल कबीले की इच्छा के अनुरूप नहीं था। हालांकि उसने कभी भी अपनी सहायता के लिए कबीले से कुछ नहीं मांगा था। ठीक इसी वजह से कैरेन पर माँ की डेल कबीले का प्रभाव न्यूनतम था। इसके अलावा लौरा को इस बार कबीले से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने परसेल कबीले की मदद की थी, इसलिए इवान उसका ऋणी था। परसेल कबीला लौरा के प्रति दयालुता दिखाएगा और ऐसा कोई भी मामला नहीं होगा जो परसेल डची की सीमाओं के अंदर उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। किसी को यह भी जानना चाहिए कि लौरा को ताओयुआन वस्तुओं के निर्माता एक काले जादूगर का समर्थन प्राप्त था। ये कुछ ऐसा था जिससे बहुत से लोग डरते थे। हालांकि सबसे आकर्षक चीज लाभ थे। लाभ प्राप्त करने के लिए लोग वह सब कुछ करने को तैयार थे जो वे कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे जब झाओ हाई पृथ्वी पर था। लाभ पाने के लिए लोग कुछ भी करने का साहस करेंगे। प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा नियम था जो दोनों ग्रहों से संबंधित था, लेकिन आर्क महाद्वीप पर वे इसे आसानी से गैरकानूनी तरीके से कर सकते थे। ऐसे लोग लाभ प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति में कुछ भी करेंगे। जब इसमें माँ की डेल कबीले का कोई व्यक्ति शामिल हो तो अन्य लोग संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि माँ के डेल कबीले के सदस्य और उत्तराधिकारी उतने विनम्र नहीं होंगे। इस बार माँ की डेल कबीले के पुराने मुखिया ने किसी को नहीं भेजा था। सच कहूं तो लौरा द्वारा इतना बड़ा दृश्य बनाने के बाद भी बूढ़े पिता उन पर कोई ध्यान नहीं देने वाले थे। हालांकि उत्तराधिकारियों के लिए यह मामला नहीं था, क्योंकि वे अब कबीले प्रमुख का पद प्राप्त करने के अधिकार की लड़ाई में लगे हुए थे। यदि उन्हें ताओयुआन वस्तुएं मिल सकें तो इससे उन्हें बहुत बढ़ावा मिलेगा। जिस वारिस को लौरा की तलाश थी वह करेन का भाई नहीं था, पहला वारिस सेनवेन, बल्कि माँ की डेल कबीले का 5वां वारिस कार्लो था। बेशक कार्लो व्यक्तिगत रूप से नहीं आया, बल्कि उसने अपने स्वयं के प्रबंधक अलोडिया को भेजा। कार्लो अलोडिया के साथ उसके नौकर के रूप में बड़ा हुआ। बाद में जब कार्लो ने अपनी सेना स्थापित की तो उसकी योग्यता के कारण अलोडिया को उसके प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। हालांकि अलोडिया कबीले के मुख्य प्रबंधकों में से एक नहीं था, बल्कि केवल एक बड़ा प्रबंधक था, क्योंकि वह योगदान का आकलन करने का प्रभारी था। हालांकि माँ के डेल कबीले के 8 उत्तराधिकारी थे, लेकिन केवल 3 शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी थे। सबसे पहले करेन का भाई, जो प्रथम पद का उत्तराधिकारी था, सेनवेन था। अगला कार्लो था और तीसरा जेमी था। उनमें से सबसे ताकतवर जेमी था, क्योंकि वह माँ के डेल कबीले के पितामह सेओक्स का अत्यधिक पसंदीदा था। हालांकि करेन का भाई सेनवेन वह था जिसे कबीले के अंदर सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त था। इसका कारण उनका व्यवसाय संभालना था, जो उत्तराधिकारियों में सबसे पुराना था। इस प्रकार उनका शक्तिशाली लोगों पर बहुत प्रभाव था। कार्लो तीनों में सबसे कमजोर था, क्योंकि उसके पास न तो पितृसत्ता का समर्थन था, न ही सेनवेन जैसे बड़े समर्थक। हालांकि वह ऐसे व्यक्ति थे जिनका व्यवहार सबसे अच्छा था, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक अवसरों पर मामलों को शानदार ढंग से संभाला था।
उसने रईसों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे थे और कबीले के सेवकों द्वारा उसका अनुमोदन किया गया था। करेन की स्थिति की तुलना में कार्लो की स्थिति बहुत अधिक थी। करेन को देखने के लिए अलोडिया को भेजना वास्तव में करेन को बहुत बदनामी दे रहा था। अलोडिया के कासा शहर पहुंचने से पहले लॉरा को इसके बारे में पहले से ही पता था और उसने करेन और क्वीन जॉन को अध्ययन कक्ष में उससे मिलने के लिए कहा था। उसने फिर कहा, दादाजी क्वीन जॉन, पिताजी, इस बार अलोडिया का ये दौरा ऐसा लगता है कि यह अच्छी बात नहीं होगी। आप इसे कैसे देखते हैं? करेन ने सोच समझकर कहा, वह इतनी आसानी से आकर हमसे कैसे मिल सकता है? लॉरा ने अवाक रहकर करेन की ओर देखा, इसलिए उसने अपना सिर क्वीन जॉन की ओर कर लिया। क्वीन जॉन ने लॉरा का रूप देखा और शांति से कहा, इससे पहले तुम्हारे साथ उस दुर्घटना के दौरान लॉरा, ये कबीले के कुछ लोगों के कारण हुआ होगा जिन्होंने शायद यहाँ हम तक पहुंचने की कोशिश की होगी। चूंकि आपका मार्ग गुप्त था, इसलिए परिवार की ओर से गोपनीयता का उल्लंघन हुआ होगा। शुरुआत में हमने लोगों को जांच के लिए भेजा था और सबूत सर सेनविन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह असंभव है क्योंकि सर सेनविन को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उस समय के दौरान अब की तुलना में हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब तक हमने उनकी रुचि नहीं जगाई है, इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि किसी और ने ये किया था और सब कुछ सर सेनविन पर थोपने की योजना बना रहा था। जिन लोगों ने ऐसा किया होगा वे या तो कार्लो या जेमी होंगे क्योंकि वे हमेशा सर सेनविन पर हमला करने के तरीकों के बारे में सोचते रहे हैं। और अब कार्लो ने किसी को भेजा है। मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। लॉरा ने सिर हिलाया और कहा, बेशक यह अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं अभी तक यहाँ आने के उनके उद्देश्यों को नहीं जानता हूँ। क्या ये हमारी फर्म के लिए है या ये ताओयुआन उत्पाद हैं? क्वीन जॉन ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि यह हमारी फर्म के कारण नहीं होगा। यदि वह वास्तव में हमारी फर्म के लाभ को हड़पने का साहस करता है तो वह कबीले के अगले प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार और योग्यता खो देगा। जैसा कि मैंने देखा, ये निश्चित रूप से ताओयुआन उत्पादों के लिए होगा। यह विशेष रूप से संभव है क्योंकि इस समय तीनों के बीच संघर्ष में वह सबसे कमतर स्थिति में है। इस प्रकार वह अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए ताओयुआन उत्पादों का उपयोग करना चाहेगा। लॉरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने इस स्थिति के बारे में पहले से ही सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। हमने बस अपनी स्थिति में थोड़ा सा सुधार किया है और वे पहले से ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में श्रीमान से बात करने की जरूरत है। क्वीन जॉन ने सिर हिलाया। हमें निश्चित रूप से मिस्टर को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अलोडिया क्या करता है और उसे क्या कहना है। बाद में हम श्रीमान को बता सकते हैं। आखिरकार हम किसी भी छोटी मोटी समस्या को श्रीमान को परेशान नहीं होने दे सकते। लॉरा ने कहा, चलो इस बारे में 2 दिन बाद बात करते हैं। कबीले की प्रतिक्रिया के मुद्दे के बारे में चूंकि हमने अपने व्यवसाय का उतना विस्तार नहीं किया है और केवल परसेल डची में बस गए हैं, हमें अन्य बड़े शहरों में 1 से 2 स्टोर खोलने का प्रयास करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इससे उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि वे अभी हमें याद रखेंगे। क्वीन जॉन ने आह भरते हुए कहा, ताओयुआन उत्पाद वास्तव में बहुत आकर्षक हैं। यद्यपि हम यहाँ परसेल डची में अपने स्टोरों को बिना किसी सीमा के उत्पाद बेचने की अनुमति देते हैं, हमें अन्य बड़े शहरों में बिक्री सीमित करनी होगी। हालांकि ताओयुआन जैसे लोकप्रिय ब्रांड के लिए ऐसे उत्पादों के अस्तित्व में होने की जानकारी होने से हर किसी को ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसे अपने स्टोर में बेचने का क्या मतलब है। ऐसे में हर कोई निश्चित रूप से इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। लॉरा ने ठंडक से ठहाका लगाया। अब वे केवल हमारे बारे में सोचते हैं क्योंकि ताओयुआन उत्पाद प्रसिद्ध हो गए हैं। उस समय तो हम पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। अभी भले ही हम उनके सामने समर्पण करने को तैयार हों, इसके परिणामस्वरूप श्रीमान को सहयोग बंद करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। हम खैर देखते हैं ये लोग क्या करने का इरादा रखते हैं। करेन उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे इस तरह की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उन्हें अलोडिया में थोड़ी दिलचस्पी थी। जैसा कि क्वीन जॉन ने कहा, वह लॉरा के व्यवसाय के कारण यहाँ हो सकते हैं। करेन कुछ गुस्से में भी थी। करेन एक अच्छा लड़का था, ये सच है। हालांकि अगर वे उसकी बेटी के खिलाफ चले गए तो वह विनम्र नहीं होगा। वह संभवतः इसे सहन नहीं कर सका, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वह यहाँ परसेल डची में होने वाली हर चीज के बारे में जानता था, जैसे लॉरा के संघर्ष, जहाँ धीरे धीरे उसने अपनी फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ये सभी प्रयास फर्म को महान बनाने के लिए किए गए थे। यदि वे वास्तव में इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो ये लॉरा के विरुद्ध कदम उठाने के समान होगा। कैरेन ऐसा कैसे होने दे सकती थी? करेन ने उदास होकर कहा, लॉरा, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना मत भूलना। हालांकि मैं वास्तव में व्यवसाय में नहीं हूँ। कई वर्षों के बाद मुझे कुछ जादूगरों के बारे में पता चला है जो मेरे प्रिय मित्र बन गए हैं। अगर चीजें व्यस्त हो गई तो वे निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। करेन ने लॉरा की आदत के विपरीत कुछ हद तक बात की। जिस कैरेन को वह जानती थी वह आमतौर पर इतनी आक्रामक नहीं होगी। आज अन्यथा करने से उसे कुछ अपरिचित सा महसूस हुआ। लॉरा ने जवाब दिया, चिंता मत करो पिताजी, अगर कुछ भी सामने आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। करेन ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। लॉरा ने उसे नहीं रोका। उसने कभी नहीं सोचा था कि करेन उसकी इतनी मदद करेगी। हालांकि करेन एक जादूगर था, इतने वर्षों के बाद भी वह न केवल जादूगरों को बल्कि बहुत सारे फार्मासिस्टों और कीमियागरों को भी जानता था। एक सामान्य व्यक्ति की नज़र में ये कीमियागर और फार्मासिस्ट पागल थे। उन्हें विविध चीजों का अध्ययन करना पसंद था। इसके कारण उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। हालांकि समय समय पर कैरेन ने उनकी मदद की। भले ही इसे संपर्क बनाने के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह उतना उपयोगी नहीं था क्योंकि साम्राज्य उन्हें अधिक महत्व नहीं देता था। केवल करेन जैसे लोग और अन्य पागल ही इन पागलों से संपर्क करेंगे। इसका तात्पर्य यह था कि करेन स्वयं एक पागल था। लॉरा ने करेन की पीठ की ओर देखा और कहा, दादाजी क्वीन जॉन, पिताजी आज थोड़े अजीब लग रहे हैं। क्वीन जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, वह बस थोड़ा उदास महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि वह आपकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार एक पिता अपने बच्चों को कष्ट सहते और शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहेगा। वैसे भी इस बारे में भूल जाओ और अलोडिया के बारे में सोचो। यदि वह वास्तव में ताओयुआन उत्पादों से संबंधित कुछ प्रस्तावित करता है तो हम क्या करने जा रहे हैं? लॉरा ने फिर ठंडी सांस ली। मैं उनसे नहीं डरता। ऐसा नहीं है कि वे हमसे ताओयुआन उत्पाद लूट सकते हैं। हम यहाँ परसेल डची के क्षेत्र में हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ने जा रहे हैं। क्वीन जॉन मुस्कुराए। मैं भी उनसे नहीं डरता और वे वास्तव में ताओयुआन उत्पादों को नहीं छीन सकते। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कबीले के वे लोग कुछ भी अच्छे नहीं हैं। अगर हम सहमत नहीं हुए तो मुझे डर है कि वे कोई गुप्त तरीका अपनाकर हमारे खिलाफ कदम उठाएंगे। हमें समय से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए।
लॉरा ने सिर हिलाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वे उन छोटी युक्तियों का उपयोग करते हैं तो यह कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे हमारे साथ चालाकी करने की हिम्मत करेंगे तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। आइए देखें कि क्या वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत करते हैं। क्विन जॉन थोड़ा मुस्कुराए। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि कबीले को हमारी वर्तमान ताकत का पता चले। बाद में एक बार जब युवा महिला शर्तों के बारे में कबीले से बात करेगी तो हमारे पास और भी अधिक प्रेरक शक्ति होगी। लॉरा ने सिर हिलाया। वह अपनी वर्तमान स्थिति जानती थी। चूंकि वह पहले से ही 18 वर्ष की थी, अन्य कुलों की तरह उस उम्र में लड़कियों की शादी पहले ही हो जानी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। इसका उसकी मां से कोई लेना देना नहीं था। यदि उसकी मां जीवित होती तो वह पहले ही उसकी शादी की व्यवस्था कर चुकी होती। सच कहूं तो लॉरा को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अच्छा लगा। उसने हमेशा तर्क दिया था कि शादी से बचने के लिए उन्हें व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा उन कुलीन कुलों के उत्तराधिकारियों में से जिनका उससे परिचय कराया गया था, किसी ने भी उसकी नजर नहीं खींची। वे कुलीन कबीले के उत्तराधिकारी या तो अहंकारी मुर्गे की तरह घमंडी थे, लोमड़ी की तरह पाखंडी थे, या सांपों की तरह उदास थे, या वे बांका थे जो उसे पसंद नहीं थे। ठीक इसी वजह से लॉरा ने व्यवसाय के बारे में सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश की। ऐसा इसलिए था ताकि कबीला उस पर शादी के लिए दबाव न डाले। माँ के डेल कबीले के लिए एक अन्य बड़े कुलीन कबीले के साथ विवाह करना होगा, अन्यथा वे उनके लिए पर्याप्त अच्छे नहीं होंगे। लॉरा के व्यवसाय प्रबंधन के संबंध में वह जोरदार प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि उसका व्यवसाय अब स्थिर हो गया था, फिर भी उसने थोड़ा भी आराम नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि ये व्यवसाय उसके अपने ही कबीले के खिलाफ सौदेबाजी का साधन होंगे। हालांकि अलोडिया के आगमन से निपटने के लिए लॉरा ने उन्नत तैयारी की और दुकानों के प्रबंधकों को उनकी आंखों की बूंदें तैयार करने की अनुमति दी ताकि वे थोड़े ईमानदार हो सकें। लॉरा ने उनके साथ अच्छी चर्चा की और तीसरे दिन अलोडिया कासा शहर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सबसे पहले लॉरा को सूचना दी। कासा शहर में लॉरा का घर छोटा नहीं था और उनके स्टोर से कुछ दूरी पर था। उसका निवास कासा शहर के एक ऐसे इलाके में था जो महंगा था और जहां अमीर लोग रहते थे। यदि आपकी कोई पहचान नहीं होती तो वहां रहना असंभव ही होता। चूंकि माँ के डेल कबीले में कार्लो का रुतबा ऊंचा था, इसलिए उसका प्रबंधक होने के नाते अलोडिया का रुतबा भी कम नहीं होगा। हालांकि लॉरा उससे मिल नहीं सकी। चाहे कुछ भी हो, अलोडिया अभी भी माँ की डेल कबीले का नौकर था। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि नौकर मालिकों से मिलने जाएं। अतीत में लॉरा के अलोडिया के साथ कुछ संपर्क थे। अलोडिया एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था जो आमतौर पर बहुत सावधानी से काम करता था और कम महत्वपूर्ण काम करता था। लॉरा, करेन और क्विन जॉन पार्लर के कमरे में बैठे थे। एक नौकर अलोडिया को उनके पास ले गया। लॉरा की याददाश्त की तरह अलोडिया लंबा और दुबला था और 60 के आसपास का दिखता था। उनका चेहरा खराब था और उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था। वह कमरे में दाखिल हुआ और तुरंत करेन को नमस्कार किया। ये छोटा अलोडिया दूसरे युवा मास्टर का स्वागत करता है और उसने मिस लॉरा और स्टीवर्ट क्विन जॉन को देखा है। माँ के डेल कबीले में उत्तराधिकारियों को युवा मास्टर कहा जाना था क्योंकि मास्टर से सभी भी जीवित थे। अलोडिया माँ के डेल कबीले का आदमी था, इसलिए वह जानता था कि उन्हें क्या बुलाना है। करेन ने अलोडिया की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि पांचवां छोटा भाई कैसा है। जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था काफी समय हो गया है। अलोडिया ने तुरंत उत्तर दिया, पांचवां युवा मास्टर ठीक है, वह बहुत व्यस्त है, इसीलिए वह दूसरे यंग मास्टर से आकर नहीं मिल सके। ऐसे में पांचवें यंग मास्टर इसके लिए दूसरे यंग मास्टर से माफी मांगते हैं। करेन ने सिर हिलाया। पांचवां छोटा भाई बहुत दयालु है, उसे आज भी अपने निराश भाई की याद आती है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे भी चूंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे मामलों में नहीं हूँ, लॉरा को बताएं कि आपको क्या कहना है। फिर वह खड़ा हुआ और बाहर चला गया। अलोडिया जाहिरा तौर पर बहुत समझदार था, इसलिए वह करेन के व्यवहार से आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने करेन को प्रणाम किया और कहा, मैं दूसरे युवा मास्टर को विदा करता हूँ। करेन ने सिर हिलाया और पार्लर के कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही करेन पार्लर के कमरे से बाहर निकली, लॉरा मुस्कुराई और बोली, स्टीवर्ट अलोडिया, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, कृपया बैठ जाइए। आपने आज बहुत मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। अलोडिया धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गया। धन्यवाद मिस लॉरा, इस छोटी सी सस्ती जिंदगी के बारे में चिंतित होने के लिए। सड़क पर तेजी से चलना बहुत कठिन नहीं था। उद्धरण चिन्ह। लॉरा ने सिर हिलाया और अलोडिया को उत्तर दिया, पांचवें अंकल का ये व्यवसाय संभवतः बुरा नहीं है। चाचा की क्षमताओं के साथ व्यवसाय बहुत आसान होना चाहिए, है ना? अलोडिया मुस्कुराया, यंग मास्टर का व्यवसाय बहुत अच्छा है। केवल हाल ही में वह बहुत व्यस्त रहे हैं, अन्यथा वह व्यक्तिगत रूप से दौरा करते। युवा मास्टर ने इस नन्हे से दूसरे मास्टर और मिस लॉरा को एक उपहार देने के लिए भी कहा। ये गाड़ी में है। उद्धरण चिन्ह। लॉरा ने सिर हिलाया, चाचा बहुत दयालु हैं। दादाजी क्विन जॉन, कृपया कुछ लोगों को उपहारों को भंडारगृह में ले जाने का आदेश दें। इसके अलावा कृपया प्रबंधक अलोडिया के लिए एक सुविधाजनक स्थान तैयार करें। वह 2 दिनों से यात्रा कर रहा था, यहाँ पर सेलडची तक जाने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। अलोडिया ने लॉरा को सलाम किया और कहा, ये नन्हा बच्चा मिस लॉरा को धन्यवाद देता है। लॉरा ने सिर हिलाया, तुमने रास्ते में कड़ी मेहनत की है, इसलिए 2 दिन आराम करो। यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया उन 2 दिनों के बाद कहें, यदि यह अत्यावश्यक न हो। अभी यही चलेगा। अलोडिया जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, इस छोटे बच्चे के पास कहने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है और वह छुट्टी ले लेगा। उन्होंने लॉरा के साथ अपना समारोह समाप्त किया और बाहर चले गए। लॉरा को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अलोडिया वास्तव में पीछे हट जाएगी। अब उसे संदेह हो रहा था कि कहीं अलोडिया की लौकी दवा तो नहीं बेच रही है। जल्द ही क्विन जॉन वापस आ गए। लॉरा ने क्विन जॉन की ओर देखा और पूछा, दादा क्विन जॉन, ये कैसा रहा? क्विन जॉन ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वे इस बार वास्तव में तैयार थे। हमारे वर्तमान के अलावा 2 और गाड़ियां हैं। जाहिर है उनमें उपहार भी होते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे ये उपहार किसे भेजेंगे। लॉरा ने भौहें सिकोड़कर कहा, अभी हम इंतजार करेंगे। इन 2 दिनों के दौरान वे निश्चित रूप से अपना कदम उठाएंगे।